हेलो स्टूडेंट्स, रेरा एक्ट पेपर 6D के लिए हम रिवीजन करेंगे। रेरा, द रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2016। देखिए, ये एक्ट सिर्फ अलॉटीज के बेनिफिट के लिए नहीं है, बल्कि हर तरह की चीज के बेनिफिट के लिए है, चाहे आप डेवलपर हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि देश में इकोनॉमी को बूस्ट अगर करना है तो हमें ये प्रोजेक्ट्स भी चाहिए, तो बिल्डर के लिए भी है। मेनली एक्ट बना है कि अनरेगुलेटेड या अनऑर्गेनाइज सेक्टर था, तो ये डेवलपर्स वगैरह बहुत ज्यादा फ्रॉड या मिस रिप्रेजेंटेशन करते हुए कस्टमर से पैसा लेके भाग जाते थे, तो उनको प्रोटेक्शन नहीं मिलती थी। माना कंज्यूमर के लिए अलग से कानून है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, बट बेसिकली वो डील करता है अगर कोई गुड्स हैं और वो मूवेबल्स हैं। और रेरा एक्ट में क्या है, इमूवेबल इन्वॉल्व है, क्योंकि प्लॉट है, बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, तो इसलिए एक अलग से एक्ट बनाना जरूरी था। बड़ा जरूरी था चीजों को कस्टमाइज करना, क्योंकि ये डेवलपर्स इनका जितना दिल करता है उतना एडवांस पहले बुकिंग पे ले लेते हैं, या जो एरिया है वो पता ही नहीं चलता, कभी कहेंगे कारपेट एरिया है, कभी ये सुपर बिल्ट एरिया है, ये वो, तो हर चीजों को एक कस्टमाइज करने की आवश्यकता रही है, ताकि ये फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स को कंट्रोल किया जा सके, जो पैसा इकट्ठा करके रातों रात भाग जाते हैं। तो गवर्नमेंट का ऑब्जेक्ट यही रहा है कि भाई साहब हाउसिंग सभी को मिले, तो इसलिए लॉ बनाते समय एक अच्छा बैलेंस मेंटेन किया जाए, किसके बीच में, प्रमोटर के बेनिफिट के लिए भी एंड कंज्यूमर के लिए भी। तो देखिए, ये जो एक्ट आता है 2016 का एक्ट आता है, तो जस्टिफिकेशन जब दी गई इस एक्ट को बनाने के लिए तीन चीजें कही गई। एक, जैसे मैंने कहा कि स्टैंडर्डाइजेशन किया जा सके, कितना आप एडवांस लेंगे, एरिया कैसे मेजर करेंगे, डिफॉल्ट्स पे रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये वो हर चीजों को स्टैंडर्डाइज किया जाए, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए पूरे भारतवर्ष में, और सरकार को एक तरीके से इंफॉर्मेशन सिमेट्री में मिल सके। देन प्रश्न ये है, क्या रेरा एक रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट है, मीन लगेगा रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, या ये रेट्रोएक्टिव से लगेगा। देखिए, कोई भी एक्ट जब बनता है वो जिस दिन बनता है उस दिन से स्टार्ट होता है, उसे कहते हैं प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। पुराने प्रोजेक्ट से अगर आप लगाओगे तो उसको कहेंगे रेट्रोस्पेक्टिव। तो इन्होंने बड़ा इंटरेस्टिंग एक ये वर्ड इस्तेमाल किया कि ये रेट्रोएक्टिव है। रेट्रोएक्टिव का मतलब क्या है, अगर मान लीजिए एक 2010 का प्रोजेक्ट है, एक्ट तो 2016 में आया है, लेकिन अगर वो आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है, आपने कंप्लीट नहीं किया या कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं लिया, तो उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी ये एक्ट लगेगा। दिस वाज हेल्ड बाय सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ न्यूटेक प्रमोटर्स एंड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, कि ये रेट्रोएक्टिव है। सो दिस इज वेरी नाइस टू अंडरस्टैंड। अब देखिए, इस एक्ट का प्रेम्बल कहें या ऑब्जेक्ट्स क्या है, तो इस एक्ट में सबसे पहले तो देखिए इस्टेब्लिश की जाएगी एक रेगुलेटरी, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी। ये स्टेट लेवल पे होगी, मतलब पूरे देश के लिए एक नहीं होगी, हर स्टेट यूटी अपने लेवल पे बनाएगा। और दूसरा है, हमने रेगुलेट करना है, प्रमोट करना है इस सेक्टर को, प्रोटेक्ट करना है कंज्यूमर्स को एक अच्छी ट्रांसपेरेंसी से, और उनके ग्रीवेंसेस वगैरह मीट करने के लिए स्वाभाविक है अथॉरिटी होगी, जिसे हम कहेंगे एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। वहां इंसाफ नहीं मिलता तो उसके ऊपर आप एपीलेट ट्राइब्यूनल, जो कि स्टेट लेवल पे होगा, वहां आप जा सकते हैं, और वहां से आपको इंसाफ नहीं मिले तो भाई साहब आप जा सकते हैं हाई कोर्ट में जा सकते हैं। तो इस तरह से ये हायरार्की कह लीजिए। देखिए, इस एक्ट की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली 26 मार्च 2016 को ये ऑफिशियल गैजेट में छपा, तो एक तरह से ये एक्ट बन गया। लेकिन 1 मई 2016 को ही इसके सेक्शंस नोटिफाई हुए, 59 आउट ऑफ 92, और पूरे के पूरे सेक्शंस अगले साल 1 मई 2017 को नोटिफाई हुए। सो ये जो एक्ट है, इट इज डिविजिबल इनटू 10 चैप्टर्स, 10 चैप्टर हैं। तो मेनली पहला प्रिलिमिनरी रहता है, सेकंड चैप्टर मेन कह लीजिए रजिस्ट्रेशन करनी है प्रोजेक्ट की, और जो एजेंट्स हैं जिसे आप प्रॉपर्टी डीलर वगैरह कहते हैं, और जो प्रमोटर है या डेवलपर कह लीजिए, उसके फंक्शंस के ऊपर चैप्टर नंबर 3 है। इवन अलॉटी के भी राइट एंड ड्यूटीज यहां बताए गए हैं चैप्टर नंबर 4 में। इसके बाद मैं अथॉरिटीज की बात करूंगा कि चैप्टर 5 में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी है, 7 में एपीलेट ट्राइब्यूनल है, और कोई ऑफेंसेस वगैरह हैं तो उससे रिलेटेड फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट, और चैप्टर नंबर 10 एक मिसलेनियस आता है। तो सेक्शन नंबर 1 ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 1 में प्रीलिमिनरी, शॉर्ट टाइटल मैंने बता दिया, एक्सटेंड ये पूरे भारतवर्ष में लगेगा, और कमेंसमेंट के लिए जो डेट्स मैंने आपसे यहां पे शेयर करी थी। सेक्शन नंबर 2 में देखिए आती हैं डेफिनेशंस। 1 हमने देख लिया, 2 में डेफिनेशन में सबसे पहले सेक्शन 2 सब सेक्शन बी एडवर्टीजमेंट कह लें, या 2ZL में कह लीजिए प्रोस्पेक्टस, दोनों की डेफिनेशन लगभग सेम है।
तो कहता जब भी एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या है, कोई भी डॉक्यूमेंट जिसे आप डिस्क्राइब करें या इशू कर रहे हैं एज व्हाट एडवर्टीजमेंट थ्रू एनी मीडियम, किसी भी तरीके से, दैट मीन्स सोशल मीडिया हो सकता है, ईमेल, फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, ये सब कुछ एडवर्टीजमेंट है, ये पक्का पता होना चाहिए। एंड इंक्लूड्स कहता चाहे नोटिस कहें, सर्कुलर कहें, एनी अदर डॉक्यूमेंट या पब्लिसिटी किसी भी तरीके से। बेसिकली इससे क्या कर रहे हो आप, इन्फॉर्म कर रहे हो, किसको कर रहे हो, पर्सन्स को इन्फॉर्म कर रहे हो, किससे रिलेटेड, प्रोजेक्ट वगैरह से रिलेटेड, जिससे आप उन्हें ऑफर कर रहे हो बेचने के लिए। ये वर्ड बार बार आएगा, PBA, P से प्लॉट, B से बिल्डिंग और A से अपार्टमेंट, ताकि इनवाइट करें आप पर्सन्स को टू परचेज इन एनी मैनर, किसी भी तरीके से हमसे खरीदिए या हमारे पास एडवांस या डिपॉजिट जमा करवाएं। मेन बात एक ही चीज लेके चलें, ये कोई भी डॉक्यूमेंट है किसी भी तरीके से, एनी मीडियम, सोशल मीडियम, ये वो जिससे आप एक ऑफर या इन्विटेशन लोगों को दे रहे हैं, बुकिंग कर रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं। देयर आफ्टर एग्रीमेंट फॉर सेल तो एक बनेगा 2C के अंदर, किसके बीच में, ऑब्वियसली प्रमोटर एंड अलॉटी के बीच में। तो प्रश्न है कि भाई अलॉटी कौन है, 2D, वेरी नाइस, ये अच्छे से पता होना चाहिए। तो अलॉटी का मतलब है 3 बातें हैं, मीन्स एंड इंक्लूड्स बट डज नॉट इंक्लूड्स। तो मीन्स में अलॉटी कौन है, द पर्सन टू हुम प्लॉट, बिल्डिंग और अपार्टमेंट आपने अलॉट किया है या कह लीजिए बेचा है। बढ़िया पॉइंट ये है, चाहे फ्री होल्ड बेचा है या लीज होल्ड पे, लीज है 100 साल की, 200 साल की, स्टिल आप अलॉटी रहेंगे या ट्रांसफर किया है बाय द प्रमोटर। एंड इंक्लूड्स who subsequently acquires the said allotment through sale transfer or otherwise। इसका मतलब क्या है, मान लीजिए अलॉटी मैं हूं, मेरे को कोई चीज अलॉट हुई है लेकिन मैंने आपको बेच दी, तो प्रश्न आप क्या हुए, आप हुए एक सेकेंडरी बायर, क्या आप अलॉटी कहलाएंगे? यस, द एक्ट सेज यू विल ऑल्सो बी अलॉटी, बट दैट डज नॉट इंक्लूड जिस आदमी को रेंट पे दिया। दैट मीन्स अगर आप टेनेंट है तो नेचुरल है टेनेंट यहां क्या नहीं होगा, अलॉटी नहीं होगा। देखिए इसके बाद 2E में है अपार्टमेंट। जैसे हमने कहा आप प्लॉट, बिल्डिंग या अपार्टमेंट बेच रहे हैं, तो अपार्टमेंट एक वर्ड में मैं खत्म करूं, फ्लैट। नाम जो मर्जी दे लो, ब्लॉक कहो, चैम्बर कहो, ड्वेलिंग यूनिट, ऑफिस, शोरूम, शॉप, गोदाम, प्रेमिसेस, स्यूट, रहने के लिए, केस कॉलोनी या टेनमेंट, ये वर्ड बेसिकली जैसे अमेरिका में फ्लैट वगैरह के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है टर्म, या यूनिट। तो अपार्टमेंट क्या है, एक सेपरेट सेल्फ कंटेन्ड पार्ट है ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, जिसके अंदर एक या एक से ज्यादा कमरे होंगे, इनक्लोज स्पेसेस होंगे, मींस आपकी एक्सक्लूसिव ये जगह है, चाहे वो एक फ्लोर पे हो या एक फ्लोर से ज्यादा में आपके ये रूम्स वगैरह हो, जिसे आप इस्तेमाल करना चाहते हैं किसी भी पर्पस के लिए, रेजिडेंशियल हो या कमर्शियल हो, इससे कोई फर्क नहीं, अपार्टमेंट वो रहेगा ही। इसलिए आप रेजिडेंस कहें, ऑफिस, शॉप, गोडाउन, कुछ भी कहें, आपने अपना बिजनेस, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन जो वहां से रन करना आप कर सकते हैं, या उनके लिए ही किसी एंसिलरी, उन्हीं की उसी बिजनेस से रिलेटेड किसी और पर्पस में आप इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं। देयर आफ्टर बिल्डिंग 2J इंक्लूड्स कोई भी स्ट्रक्चर कह लीजिए, ये इरेक्शन और पार्ट ऑफ स्ट्रक्चर और इरेक्शन विच इज इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर रेजिडेंशियल, कमर्शियल और फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, ऑक्यूपेशन, प्रोफेशन, ट्रेड, अदर रिलेटेड पर्पस। सिंपल कह लीजिए भाई साहब, जमीन के ऊपर आपने कोई एक स्ट्रक्चर किया है, तैयार किया है, इस कार्य उसका यूज कुछ भी हो सकता है, रेजिडेंशियल कहें या कमर्शियल कहें। कोई भी देखिए जब ये प्रोजेक्ट्स बनते हैं फ्लैट वगैरह के, इनके अंदर आता है कॉमन एरिया। तो 2N में कॉमन एरिया क्या है, पहली बात इसने कह दिया इंटायर लैंड को ही हम कॉमन एरिया कहेंगे जो प्रोजेक्ट की है, या प्रोजेक्ट अगर आपने डेवलप करना है फेसेस में तो भी पूरा जो उसका जमीन है। एंड रजिस्ट्रेशन इज सॉट फॉर अ फेस, इंटायर लैंड फॉर डेट फेस। सिंपल सी बात है, अगर आप फेसेस में प्रोजेक्ट रन कर रहे हैं तो उस फेस की पूरी जमीन को ही हम कॉमन एरिया कहेंगे। बाकी नॉर्मली कॉमन एरिया क्या कहेंगे, आपकी सीढ़ियां, स्टेयरकेस, लिफ्ट, लॉबीज, फायर एस्केप, कॉमन एंट्रेंस एंड एग्जिट ऑफ बिल्डिंग, प्रेमिसेस फॉर लॉजिंग। लॉजिंग का मतलब है रहने के लिए, आपकी मैनेजमेंट वहां पे, जैसे आप सिक्योरिटी गार्ड कहें, राइट, जो एम्प्लॉय किए हैं फॉर मैनेजमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, इंक्लूडिंग एकोमोडेशन फॉर आपका वॉचमैन, स्टाफ, कम्युनिटी सर्विसेज। इवन इसके साथ में कॉमन कहता बेसमेंट कहें, टेरेस कहें, पार्क्स, प्ले एरिया, ओपन पार्किंग, स्टोरेज स्पेसेस, कुछ भी हो, छत वगैरह ही वो कह लीजिए। एंड इंस्टॉलेशन ऑफ सेंट्रल सर्विसेज, जहां पे सारे फ्लैट्स अपार्टमेंट वालों को सुविधाएं मिलेंगी, जैसे बिजली हो, गैस हो, वाटर, सैनिटेशन, एसी कह लीजिए, वाटर टैंक, ड्रेनेज एरिया, मोटर्स, मशीनें जो लगा रखी हैं पानी ऊपर ले जाने के लिए वो, या एसी के जो डक्ट्स होते हैं, या कोई भी और आपने ट्रांसफॉर्मर वगैरह कह लीजिए, ऑपरेटर्स कहें, या कोई भी कम्युनिटी एंड कमर्शियल फैसिलिटीज प्रोवाइडेड, जैसे जिम,
हो गया, स्विमिंग पूल हो गया या क्लब हो गया, जो भी सुविधाएं आपने दे रखी हैं। तो बेसिकली करना क्या होता है, देखिए आपको यहाँ पे कुछ सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ना है। 2M में है कमेंसमेंट सर्टिफिकेट। तो नेचुरल कोई भी प्रोजेक्ट आप स्टार्ट करोगे पहले अथॉरिटी से आपने कमेंसमेंट सर्टिफिकेट लेना है, उसके बिना आप कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं कर सकते। तो इसे आप कमेंसमेंट सर्टिफिकेट कहो या बिल्डिंग परमिट कहो या कंस्ट्रक्शन परमिट कहो, जो भी आप नाम दें, किससे लेना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है। कौन लेगा, प्रमोटर लेगा। किसके लिए, डेवलपमेंट वर्क के लिए। किसके ऊपर, इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर। और ये आप कमेंस कैसे करेंगे, ये सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, आपका सैंक्शन प्लान के मुताबिक। दूसरा 2Q में है कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो कहते हैं इसको भी जो मर्जी नाम दें, अगेन किससे लेना है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से लेना है। सर्टिफाइंग कि रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है डेवलप हो गया एज पर सैंक्शन प्लान कहें, लेआउट प्लान कहें या कोई भी स्पेसिफिकेशंस कहें। और एक है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट 2ZF में। ऑक्यूपेंसी का मतलब है अब एज अ अलॉटी आप आकर के उस फ्लैट में रह सकते हैं। अगेन कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जारी करेगा। परमिटिंग ऑक्यूपेशन ऑफ एनी बिल्डिंग एज प्रोवाइडेड अंडर लोकल लॉज विच हैज प्रोविजन फॉर सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब ऑक्यूपेंसी कब होगी, जब वहां पे बिजली, पानी, ये सब सुविधाएं, सीवरेज वगैरह होंगी। तो ऑक्यूपेंसी होता है जब आपको ये सारी सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, वाटर, सैनिटेशन, इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो 3 सर्टिफिकेट जरूर संभालिए आप। एक है कमेंसमेंट, एक है कंप्लीशन और एक है ऑक्यूपेंसी। अब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी क्या है, 2P में बताया गया है कोई भी लोकल अथॉरिटी कहें जो कि क्रिएटेड है या एस्टेब्लिश्ड है अंडर एनी लॉ बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, स्टेट लेवल पे या यूटी में जो भी गवर्नमेंट है, जो एक्सरसाइज करती है अथॉरिटी ओवर लैंड अंडर इट्स जुरिस्डिक्शन एंड जिसके पास पावर है टू गिव परमिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ IP स्टैंड्स फॉर इमूवेबल प्रॉपर्टी। लोकल अथॉरिटी क्या है, जैसे आप अपने इलाके में कहते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, गांव में क्या कह देते हैं हम, पंचायत, म्युनिसिपैलिटी, जो भी कहिए आप। इसके बाद देखिए 2S में है डेवलपमेंट, क्योंकि हमने कहा आप ये सर्टिफिकेट ले रहे हो किसके लिए, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, डेवलपमेंट के लिए। तो कहता है कैरिंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इंजीनियरिंग या अदर ऑपरेशंस, कहां, जमीन के ऊपर, या कोई आपने इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर बहुत बड़े मटेरियल चेंज, बदलाव करने हैं, मतलब एक तरह से कह लीजिए रेनोवेशन वगैरह कह लीजिए, दैट इज डेवलपमेंट एंड इंक्लूड्स, इसलिए साफ लिखा है रीडेवलपमेंट। अब डेवलपमेंट वर्क का मतलब क्या है, 2T में 2 बातें हैं। डेवलपमेंट वर्क या तो होगा एक्सटर्नल या होगा इंटरनल। नाउ व्हाट इज एक्सटर्नल, इसके अलग से डेफिनेशन है सेक्शन 2 सब सेक्शन W में। तो एक्सटर्नल और इंटरनल में देखिए आपको काफी चीजें सेम भी नजर आएंगी। जैसे पहला पॉइंट देखें, रोड एंड रोड सिस्टम, ये सेम आपको इंटरनल में भी दिखेगा, क्योंकि जहां प्रोजेक्ट है उसके बाहर भी तो रोड चाहिए ना, वरना आप कैसे पहुंचोगे। और इंटरनल भी रोड चाहिए, राइट। लैंडस्केपिंग कह लीजिए, एरिया जिस तरीके से बनाया गया है, वाटर सप्लाई, सीवरेज, ड्रेनेज, ये सब कुछ यहां पे भी आप देख रहे हैं, क्योंकि अंदर भी चाहिए बाहर भी चाहिए। ये बिजली वगैरह सेम यहां पे ही, राइट। तो नॉर्मली एक्सटर्नल क्या होगा, आउटसाइड द प्रोजेक्ट, जिसे हम कहते हैं पेरिफेरी, बाहर का इलाका। और इंटरनल क्या है, जो आपका इलाका है उसी के अंदर जो आप डेवलपमेंट कर रहे हो, चाहे वो सोलर सिस्टम हो, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो, एनर्जी मैनेजमेंट हो, फायर प्रोटेक्शन इक्विपमेंट, या जो भी क्लब, स्कूल, हॉस्पिटल, जो भी आपने अंदर अपने प्रोजेक्ट के अंदर खोल दिया है, दैट इज इंटरनल डेवलपमेंट वर्क। इसके बाद देखिए मेंस जो हमारी डेफिनेशन आती है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार डेफिनेशन जिसे मैं कहता हूं, वो है आपका कारपेट एरिया। जैसे मैं कह रहा था स्टैंडर्डाइजेशन, देखिए पहली बात यहां देखिए, कारपेट एरिया है नेट यूजेबल एरिया, मतलब दीवारें जो होती हैं, दीवारों के अंदर का इलाका जिसे आप यूज कर सकते हो। बिल्टअप एरिया होता है कारपेट एरिया के साथ दीवारों का इलाका भी, और सुपर बिल्टअप एरिया होता है बिल्टअप एरिया प्लस कॉमन एरिया, जैसे मैंने कहा लॉबी वगैरह, लिफ्ट लुफ्ट, उनका एरिया मिलाकर। तो इस तरह से डेवलपर बेवकूफ ना बनाए, तो पता होना चाहिए कारपेट एरिया अलग चीज है, बिल्टअप अलग है, सुपर बिल्टअप अलग है। तो कारपेट एरिया में कहता है नेट यूजेबल एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन ये उसका हिस्सा नहीं रहेगा। जैसे मैंने कहा जो एक्सटर्नल वॉल्स हैं, जो आपके एक होता है आपके अंदर कमरे बने हैं, वॉल उसके अंदर भी है, लेकिन वो आपका हिस्सा है, उसे तो देखिए हम इंक्लूड करेंगे, इसलिए लिखा है इंटरनल पार्टीशन वॉल्स तो हम इंक्लूड करेंगे। एरिया अंडर सर्विस शाफ्ट, जो भी आपको सर्विसेज मिल रही हैं, तो ये तो सबके लिए हो गया ना, एक तरह से कॉमन एरिया हो गया, उसको कारपेट में नहीं लेंगे। एक्सक्लूसिव बालकनी, इवन आपके लिए एक्सक्लूसिव बालकनी है, फ्लैट्स हैं 5वीं मंजिल पे है, बालकनी इवन उसको भी नहीं। सो दैट्स अ ग्रेट डेफिनेशन। वेरांडा एरिया, ये एक्सक्लूसिव ओपन टेरेस, टेरेस से सिर्फ आपको मिली है, नहीं लेंगे। सिर्फ क्या लिया है, इंटरनल पार्टीशन वॉल्स हम जरूर लेंगे। इसके बाद देखिए गराज
2i में गराज का मतलब क्या है, आपके व्हीकल के लिए है, तो कहता है 3 दीवारें और छत होनी चाहिए। अ प्लेस विद इन प्रोजेक्ट हैविंग छत रूफ वॉल्स कितनी 3 साइड पे, भाई एक तरफ तो शटर होगा ना गाड़ी को जाने के लिए। फॉर पार्किंग एनी व्हीकल बट डज नॉट इंक्लूड, DNI डज नॉट इंक्लूड एन अनइंक्लोज्ड, मतलब अगर खुला में पार्किंग आपको मिला हुआ जगह उसको गराज नहीं कहेंगे, अनकवर्ड को गराज नहीं कहेंगे हम, ये ध्यान रखें। इसके बाद देखिए हम डेफिनेशन लेते हैं यहां पर्सन की, क्योंकि हम बार बार अलॉटी पढ़ें, प्रमोटर पढ़ें, तो ये वर्ड आपको प्रमोटर में देखिए जैसे पर्सन नजर आ रहा है। तो पर्सन की डेफिनेशन 2ZG में है, हर तरह का व्यक्ति ले लिया गया है। सबसे आखिरी पॉइंट तो ये होता है एनी अदर आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, इंडिविजुअल, HF कंपनी, फर्म, LLP, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, AOP, BOI रजिस्टर्ड है या नहीं है, कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोई और एंटिटी जिसे स्पेसिफाई किया किसने, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने। जैसे हमने कहा भाई एक प्लानिंग एरिया होगा, सैंक्शन प्लान के हिसाब से आपने डेवलपमेंट करनी है, तो 2ZH में प्लानिंग एरिया है कि आप प्लानिंग एरिया कहें, डेवलपमेंट एरिया कहें, लोकल प्लानिंग एरिया कहें या रीजनल बाय वट एवर नेम कॉल्ड और एनी अदर एरिया एज स्पेसिफाइड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी एंड इंक्लूड्स एनी एरिया डेजिग्नेटेड इन्हीं के द्वारा फॉर फ्यूचर प्लान डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब प्लानिंग एरिया हो गया एक पहले से ही फिक्स्ड एरिया कि यहां पे कुछ हमने डेवलपमेंट करनी है। एंड इंक्लूड्स में कहता है कोई और एरिया जहां भविष्य में भी करनी है, इवन उसको हम क्या लेके चलेंगे, प्लानिंग एरिया। लेकिन भविष्य वाला टाइम टू टाइम क्या किया जा सकता है, रिवाइज किया जा सकता है अंडर द लॉ रिलेटिंग टू टाउन एंड कंट्री प्लानिंग, जो लोकल एरिया में जो भी लॉ है। प्रमोटर ZK में कहता है नॉर्मली हम प्रमोटर लेके चलते हैं भाई वो डेवलपर है, सिर्फ एक वर्ड हमें पता होता है। तो यहां प्रमोटर का बड़ा डेफिनेशन है, कहता है जो आदमी कंस्ट्रक्शन कर रहा है, खुद कर रहा है या करवा रहा है, चाहे इंडिपेंडेंट बिल्डिंग है या बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स है और कन्वर्ट्स एन एग्जिस्टिंग बिल्डिंग और पार्ट ऑफ देयर इनटू अपार्टमेंट, या एग्जिस्टिंग है लेकिन आप अलग अलग उसके क्या बनाने जा रहे हो, अपार्टमेंट, ताकि आप बेचना चाहते हो चाहे सारे बेचो या कुछ बेचो उसमें से, तभी आप प्रमोटर ही रहोगे। एंड इंक्लूड्स हिज असाइनी, असाइनी का मतलब है अगर मैं प्रमोटर हूं, मैंने आधा काम या 20% काम करके अगर मैंने मेरा सारा प्रोजेक्ट आपको बेच दिया तो आप भी प्रमोटर ही कहलाएंगे। ये वो आदमी है जो डेवलप कर रहा है लैंड को इनटू अ प्रोजेक्ट, चाहे जरूरी नहीं है कि आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करें, आप इवन चाहे उसको प्लॉट्स के रूप में भी अगर बेच रहे हैं तो आप प्रमोटर ही रहेंगे, सारे बेचें या कम बेचें। देन इवन कोई सरकारी अथॉरिटी कह लीजिए, एनी डेवलपिंग अथॉरिटी या पब्लिक बॉडी जैसे गमाडा, चंडीगढ़ में चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड, ये सारे के सारे भी प्रमोटर ही कहलाएंगे। या स्टेट लेवल कोऑपरेटिव हाउसिंग फाइनेंस सोसाइटी, एपेक्स लेवल, जैसे अगर आपने नाम सुना हो हाउस फेड, सरकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी है, ये बड़े लेवल पे है, ये भी मकान बना के बेचती है, इवन दैट इज व्हाट प्रमोटर। बाकी नॉर्मल वे में आप बिल्डर कहो, कॉलोनाइजर कहो, कॉन्ट्रैक्टर कहो, डेवलपर कहो, स्टेट डेवलप, कुछ भी नाम दे दीजिए। या चाहे आप होल्ड कर रहे हैं पावर ऑफ अटॉर्नी फ्रॉम द ओनर ऑफ लैंड, कि जमीन का मालिक कोई और है लेकिन आपके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है उसको डेवलप करने की, आप क्या कहलाएंगे, प्रमोटर। या सच अदर पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स फॉर सेल टू जनरल पब्लिक, कहता कुछ भी वर्ड आ जाए, अगर आप बेच रहे हो आम जनता को, यू आर प्रमोटर, रेरा एक्ट लगेगा, रजिस्ट्रेशन करवाओ। एक्सप्लेनेशन कहती है हम आपको प्रमोटर मान लेंगे बोथ द पर्सन हु कंस्ट्रक्ट्स एंड द पर्सन हु सेल्स, मतलब बना कोई और है, बेच कोई और है, भैया दोनों को प्रमोटर मानेंगे और आपके दोनों के ज्वाइंट क्या होंगे, लायबिलिटी एंड फंक्शंस होंगे। देन ZM में रियल एस्टेट एजेंट, क्योंकि इनको भी रजिस्टर किया जाएगा तो इसलिए ये कौन है, ये भी एक व्यक्ति है जो नेगोशिएट करता है बिटवीन व्हाट, ऑब्वियसली बायर एंड सेलर के बीच में, ताकि प्लॉट, बिल्डिंग, अपार्टमेंट वगैरह बेचा जा सके और इसको क्या मिलता है उसके बदले में, आप रेम्यूनरेशन कहें, फीस कहें, चार्जेस कहें, कमीशन कहें, या जो कहना कह लीजिए। ये वो आदमी है हु इंट्रोड्यूस थ्रू एनी मीडियम, मतलब किसी तरह से भी बायर एंड सेलर को आपस में मिलाता है। जैसे आप ऑनलाइन कहें 99acres.com, magicbricks.com, तो इवन ये क्या कहलाएंगे, एजेंट कहलाएंगे, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस करवाते हैं बायर एंड सेलर को। नॉर्मल भाषा में हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी डीलर कहें, ब्रोकर कहें, मिडल मैन कहें, जो नाम कहना है कह लीजिए, जो भैया बायर एंड सेलर को इकट्ठा कर रहा है, इंट्रोड्यूस करवा रहा है, नेगोशिएट करवा रहा है, वो है एजेंट। ZN में रियल एस्टेट प्रोजेक्ट मींस डेवलपमेंट किसी भी बिल्डिंग की या बिल्डिंग कंसिस्टिंग ऑफ अपार्टमेंट्स और कन्वर्टिंग एनी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग या पार्ट इनटू अपार्टमेंट्स और डेवलपमेंट ऑफ लैंड इनटू प्लॉट्स फॉर द पर्पस ऑफ सेल, चाहे सारे बेचें या कम बेचें।
तो प्रोजेक्ट का मतलब प्लॉट बेचो, अपार्टमेंट बेचो, फ्लैट बेचो, सारे बेचो, कुछ बेचो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चाहे एक नया प्रोजेक्ट हो सकता है या कन्वर्जन भी हो सकता है, पुरानी बिल्डिंग को तोड़ के आप बना रहे हो या उसी में कुछ बाइफर्केशन कर रहे हो। और ऑब्वियसली रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में ये सारी जो डेफिनेशन हमने पढ़ी, कॉमन एरिया, डेवलपमेंट वर्क, ये सब कुछ उसके अंदर आ जाएगा। जेड क्यू में सैंक्शन प्लान क्या है? आप साइट प्लान कहो, बिल्डिंग प्लान कहो, सर्विस प्लान कहो, पार्किंग प्लान कहो, लेआउट प्लान, मैप मूप जिसे कहते हैं आप, या जोनिंग प्लान, या कुछ भी नाम दें। चाहे स्ट्रक्चरल डिजाइन कहो, परमिशन जो एनवायरमेंटल या जो भी लेनी होती है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो हमने बात करी, जो भी अथॉरिटी है, तो सैंक्शन प्लान तो तभी होगा ना जब सारी क्लियरेंसेस आपको मिली हुई हैं। तो इसके साथ अब हम पहुंचते हैं चैप्टर नंबर 2, जो कहता है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी किसकी? रियल एस्टेट प्रोजेक्ट की भी और रियल एस्टेट एजेंट को भी करवानी पड़ेगी। एंड हम उनका रजिस्ट्रेशन क्या कर सकते हैं? रिवोक का मतलब है कैंसिलेशन। तो ये चैप्टर आता है सेक्शन नंबर 3 से लेके 10 के अंदर। तो सबसे पहले आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है अपने प्रोजेक्ट की, पहले करवाइए, प्रायर करवाइए, किसके पास? रेगुलेटरी अथॉरिटी के पास करवाइए। सब सेक्शन 1 कहता है प्रमोटर के ऊपर एक रोक है, रिस्ट्रेंट है, क्या नहीं कर सकता वो? किसी तरह से कोई बुकिंग, एडवांस, मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, प्रोस्पेक्टस या इनवाइट करना लोगों को नहीं कर सकता है जब तक उसने रजिस्ट्रेशन ना करवा ली हो। और अगर आपका प्रोजेक्ट इस एक्ट के आने से पहले भी है तो देखिए, और अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ या आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं मिला है, जैसे मैंने कहा था रेट्रोएक्टिव है ये एक्ट, तो आपको 3 महीने के अंदर जैसे ही एक्ट आता है रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। ये मैंडेटरी है, आप जिस भी प्लानिंग एरिया में है। और बियॉन्ड प्लानिंग एरिया कोई भी आप जो भी प्रोजेक्ट लेके आए हैं, बिना परमिशन के, रजिस्ट्रेशन के आप ये काम नहीं कर सकते हैं। सब सेक्शन 2 कहता है आपको एग्जाम्पशन रहेगी रजिस्ट्रेशन से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर लैंड जो है जिसके ऊपर आप ये प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं उसका साइज डज नॉट एक्सीड 500 स्क्वायर मीटर, मतलब 500 स्क्वायर मीटर तक का लैंड है तो रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है। या नंबर ऑफ अपार्टमेंट्स प्रपोज्ड टू बी डेवलप डज नॉट एक्सीड 8 इंक्लूसिव ऑफ ऑल फेसेस। सिंपल, लैंड है 500 स्क्वायर मीटर, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। टोटल अपार्टमेंट कितने बेचने? 8, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। उससे ऊपर होंगे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। तो ये एक थ्रेशहोल्ड लिमिट है। आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना है। और इफ रेनोवेशन, रिपेयर या रीडेवलपमेंट है एंड नो एडवर्टीजमेंट, सेल या कह लीजिए बुकिंग वगैरह, तो अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट, सेल या बुकिंग नहीं करते हैं रेनोवेशन, रिपेयर पे, तो कोई आपको रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है। सेपरेट रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी अगर आप प्रोजेक्ट को डेवलप कर रहे हो फेसेस में। 2 या 3 फेस लेके आए, हर बार रजिस्ट्रेशन करवाइए ईच फेस के लिए, वरना 59 में पेनल्टी है। और ये न्यू टेक वाला केस जो हमने स्टार्टिंग में बात किया कि अगर कोई प्रोजेक्ट आपका कंप्लीट हो चुका है या कंप्लीशन सर्टिफिकेट ग्रांट हो चुका है 2016 से पहले वाले प्रोजेक्ट, तो आपको रजिस्ट्रेशन करवाने की आवश्यकता नहीं है। सेक्शन 4 डील करता है कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवाएंगे। इसके लिए प्रमोटर एप्लीकेशन देगा, रेरा अथॉरिटीज को देगा, प्रिस्क्राइब फॉर्म, मैनर, फीस एक टाइम उसमें दे रखा है। आपने डॉक्यूमेंट्स क्या लगा के देने हैं, अपनी जो भी आपकी कंपनी वगैरह जो भी एंटिटी है उसके बारे में, उसका नाम, रजिस्टर्ड ऑफिस, आप कंपनी हो, फर्म हो, सोसाइटी हो, प्रोप्राइटर हो, वो सब कुछ बताइए। एज ए प्रमोटर अपनी सारी डिटेल दीजिए, अपना नाम, आपकी फोटो वगैरह, एंड अपने प्रोजेक्ट्स जो आपने इससे पहले पिछले 5 साल में आपने डेवलप किए थे या कंप्लीट किए थे वो बताइए। और करंट उनका स्टेटस भी बताइए, कहीं उनका डिले तो नहीं है, पेंडिंग केसेस तो नहीं है, पेमेंट, टाइप ऑफ लैंड, सब कुछ 5 साल का आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी लिया जाएगा। देन जो भी आपके अप्रूवल्स हैं जैसे इन्वायरमेंटल वगैरह, उनकी भी आप कॉपी लगा के देंगे, सैंक्शन प्लान की लगा के देंगे, प्लान ऑफ डेवलपमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड, किस तरह से किस लेवल पे आप डेवलपमेंट करते जाओगे, उनका सारा आप एक लेआउट बना के देंगे। और प्रपोज फैसिलिटीज जैसे भाई सोलर, रिन्यूएबल एनर्जी, फायर, वाटर कह लीजिए, ड्रेनेज सिस्टम, इनके बारे में बताएंगे। देन
लोकेशन डिटेल्स बड़ी क्लियरली आपने, डिमार्केशन ऑफ लैंड मतलब उसकी बाउंड्रीज के साथ किस तरह से क्या इलाका होगा ये सारा बताइए। और जब आप अपना कोई भी प्रोजेक्ट बेचेंगे, मतलब फ्लैट बेचेंगे, अपार्टमेंट बेचेंगे, प्लॉट बेचेंगे, तो उससे रिलेटेड एक परफॉर्मा होगा आपका, अलॉटमेंट लेटर या कह लीजिए एग्रीमेंट टू सेल, या जो रजिस्ट्री अगले के नाम करवानी, कन्वेंस डीड कह लीजिए, उसका परफॉर्मा क्या होगा वो भी आप दीजिए अपनी रजिस्ट्रेशन के समय। आप कारपेट एरिया बताइए, गराज के बारे में बताइए, रियल एस्टेट एजेंट का नाम एड्रेस के साथ बताइए, आपके कॉन्ट्रैक्टर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर जो है उनका भी नाम एड्रेस बताइए। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 4 सब सेक्शन 2 क्लॉज एल के अंदर कहता है एफिडेविट कोर्ट में जाके नोटरी पब्लिक से बनवाइए, प्रमोटर या उसका एजेंट साइन करेगा। 6 चीजें उसमें लिख के देनी है। एक ए पॉइंट कि ये जमीन आपके नाम है, टाइटल आपके पास है और इसके ऊपर किसी और का हक नहीं है, फ्री फ्रॉम इनकम्बरेंसेस। नंबर 3 आपने ये बताना है टाइम पीरियड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट या फीस। और 70% जो पैसा आप अलॉटी से लेंगे, आप एक शेड्यूल्ड बैंक में एक अलग से अकाउंट खुलवाएंगे, वहीं पे रखेंगे, क्योंकि 70% पैसा किसके लिए आप निकाल सकते हैं, सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के लिए। दैट मीन 70% जो पैसा लिया आपने अलॉटी से वो सिर्फ कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगा। और किस तरह से निकालते जाएंगे, जिस तरह से परसेंटेज ऑफ वर्क आपका क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है। और जब आप निकालेंगे इससे रिलेटेड एक सर्टिफिकेट भी लेना है, या तो इंजीनियर से या आर्किटेक्ट से या प्रैक्टिसिंग सीए से, ताकि इस पैसे का दुरुपयोग ना हो। ऑडिट करवाएंगे आप साल खत्म होने के 6 महीने के भीतर, ऑब्वियसली सीए से, और वही आपके स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स वेरीफाई करेगा, साइन करेगा, कितना पैसा आपने लिया है और कितना आपने प्रोजेक्ट पे इस्तेमाल किया है। देन पेंडिंग अप्रूवल्स आप ये एफिडेविट से लिख के देंगे कि ये अप्रूवल हमारी पेंडिंग है जो हम ले लेंगे, या कोई और जो रूल्स एंड रेगुलेशन से प्रेस्क्राइब की गई हो। इसके बाद क्या होगा, अथॉरिटी शेल ऑपरेशनलाइज अ वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम। जो रेरा अथॉरिटी स्टेट या यूटी लेवल पे होगी उनका एक वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम है, वहीं पे आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है। और ये जो वेब बेस्ड ऑनलाइन सिस्टम अथॉरिटी, जैसे ही एक्ट स्टार्ट हुआ, ये वेब बेस्ड ये सुविधा विद इन 1 ईयर ऑफ डेट ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ये प्रोवाइड करेंगे जैसे ये एक्ट आता है, वरना सेक्शन 60 में पेनल्टी है। सेक्शन नंबर 5 कहता है अब आपने 4 में एप्लीकेशन दे दी है तो आपको रजिस्ट्रेशन की हाँ या ना मिल जाएगी 30 डेज के अंदर। और अगर हाँ मिलती है तो आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड दिया जाएगा। किस लिए जाएगा, जो वो वेब बेस्ड सिस्टम था रेरा अथॉरिटी की वेबसाइट में एज ए प्रमोटर डेवलपर आप अपना एक वेब पेज क्रिएट करेंगे, ताकि जो भी प्रोस्पेक्टिव बायर हैं आपका प्रोजेक्ट खरीदना चाहते हैं वो साइट पे जाके देख लेंगे कि हाँ ये रजिस्टर्ड आदमी है, ये प्रोजेक्ट है, ये इसकी डिटेल है, क्या मैंने यहाँ कुछ बुकिंग वगैरह करवानी है या नहीं। रिजेक्शन भी वही हाँ या ना करेंगे, 30 दिन में कारण बताएंगे आपको। लेकिन मान लीजिए 30 दिन में ना हाँ कहा ना कहा तो अंडरस्टूड है, या डीम्ड मान लेंगे कि अगले 7 दिन में हम मान लेंगे आपकी रजिस्ट्रेशन हो गई है, फिर से आपका उनकी वेबसाइट पे वो लॉगिन आईडी पासवर्ड जनरेट करके दे दिया जाएगा, ताकि आप अपनी डिटेल उनकी साइट के ऊपर चढ़ा सकें। ये आपका जो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का वैलिड रहेगा, जो टाइम बताया गया 4(2) LC में, जो हमने कहा था कि टाइम पीरियड कितने दिनों में आप कंप्लीशन कर लेंगे अपनी प्रोजेक्ट की, तब तक आपकी रजिस्ट्रेशन क्या रहने वाली है, वैलिड रहने वाली है। सेक्शन 6 कहता है आपको नो डाउट ये जो टाइम पीरियड है रजिस्ट्रेशन का, ये एक्सटेंड किया जा सकता है बाय अथॉरिटी अगर आप एप्लीकेशन देते हैं। लेकिन यह रीजन बड़ा अच्छा बताया गया, फोर्स मजूर है, जिसका मतलब है अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस, वॉर होगी, कोविड आ गया, नेचुरल कह लीजिए कॉजेज, तो ये बढ़ाया जा सकता है, ये बार बार भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन टोटल टाइम पीरियड 1 साल इन एग्रीगेट से ज्यादा बढ़ाया नहीं जाएगा। अगर आपको एक्सटेंशन नहीं दी जाती है तो ऑब्वियसली आपको ROH मिलेगा, जिसका मतलब है रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इसके बाद देखिए सेक्शन 7 एंड 8 में क्या है, रेवोकेशन हो रहा है आपका रजिस्ट्रेशन का, जो कि आपको सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का मिल गया था सेक्शन नंबर 5 के अंदर। तो रिवोक हम कर रहे हैं, अथॉरिटी करेगी। कैसे करेगी, या तो सीओ मोटो अपने आप ऑन इट्स ओन, या किसी ने कंप्लेंट करी है, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने अपनी रिकमेंडेशन दी है। वजह क्या है, आप डिफॉल्टर हो, किस चीज का आपने डिफॉल्ट किया है, भाई आपने डिफॉल्ट किया है, चाहे एक्ट कहें, रूल्स कहें, रेगुलेशंस कहें, या टर्म्स एंड कंडीशन जो आपकी रजिस्ट्रेशन की थी उनका, या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने जो अप्रूवल्स दिए हैं उनका आपने डिफॉल्ट किया है, या अनफेयर प्रैक्टिसेस आप इस्तेमाल करें, जैसे आप फ्रॉड कहें, मिस रिप्रेजेंटेशन कहें, पर्टिकुलर स्टैंडर्ड या ग्रेड की आप कह रहे हैं हम ये क्वालिटी, भाई इटालियन मार्बल लगाएंगे और देसी मार्बल आप लगा रहे हैं, राइट, कि इस कंपनी का लगाएंगे हम, आपके यहाँ बाथरूम फिटिंग्स और कुछ और लगा रहे हो वो,
तो तब आपका ये रेवोकेशन किया जाएगा। इसके लिए आपको एक नोटिस दिया जाएगा, राइटिंग में कारण बताए जाएंगे और 30 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा ताकि आप अपना रिप्लाई दे सकें। लेकिन कई बार क्या होता है, आपकी रेवोकेशन से अलॉटी को नुकसान हो सकता है, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए आपको रिवोक ना करते हुए इंस्टेड ऑफ रेवोकेशन आपके कुछ ऊपर फर्दर कह लीजिए पेनल्टी या टर्म्स एंड कंडीशन इंपोज की जा सकती है और रेवोकेशन ना किया जाए। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा रेवोकेशन का? जो प्रमोटर था रेरा अथॉरिटीज की वेबसाइट पे, देखिए आपका वेब पेज था, वहां आपका नाम और जो फोटो आपसे ली गई थी सेक्शन नंबर 4 में आपको डिफॉल्टर लिस्ट में आपकी फोटो के साथ आ जाएगा, ताकि लोग अब आपसे बच के रहेंगे और आप आने वाले प्रोजेक्ट भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे क्योंकि डिस्प्ले सब कुछ किया जाएगा। और पूरे देश में जितनी रेरा अथॉरिटीज हैं उन सबको भी ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा ताकि किसी और राज्य में जाके आप अपना नया प्रोजेक्ट ना स्टार्ट कर लें। अब क्वेश्चन ये है, आपकी ये रेवोकेशन कर दी गई, अब रिमेनिंग डेवलपमेंट वर्क वो कैसे किया जाएगा? वो किया जाएगा क्योंकि लॉटी को प्रोटेक्ट करना है, ये हम सेक्शन नंबर 8 में देखेंगे। देखिए सेक्शन 4 में हमने पढ़ा था जो बैंक में पैसा गया 70% आप निकाल सकते थे, वो पैसा क्या कर लिया जाएगा? फ्रीज कर लिया जाएगा। इसलिए सेक्शन 8 क्या कहता है? ऑब्लिगेशन ऑफ अथॉरिटीज क्या है? जैसे आपका रजिस्ट्रेशन पीरियड जो था सेक्शन 5 में खत्म हो गया या सेक्शन 7 में हमने रिवोक कर दिया, तो ये अथॉरिटी कंसल्ट करेंगी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को जिस भी स्टेट से आप हैं, ताकि एक्शन लिया जा सके, इंक्लूडिंग कि रिमेनिंग डेवलपमेंट का काम भी किया जा सके। कौन करेगा? या तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी करे या अलॉटीज अपनी एक एसोसिएशन बना के वो खुद अपने फ्लैट्स बनवा लें, लेकिन उनके पास एक राइट ऑफ रिफ्यूजल रहेगा कि भैया हम डेवलपर नहीं कि हम बना लें। या अथॉरिटीज कुछ और तरीका एक्सप्लोर कर सकती है वेज, ताकि अलॉटीज को प्रोटेक्ट किया जा सके, उनको उनके मकान वगैरह मिले। सेक्शन नंबर 9 एंड 10 इस चैप्टर में है रियल एस्टेट एजेंट के ऊपर। देखिए उसे भी अपना क्या करवाना है? रजिस्ट्रेशन करवाना है और उसका रजिस्ट्रेशन भी कैंसिल किया जा सकता है। और 10 में है उसके फंक्शंस, तो ये भी मैंडेटरी है क्योंकि वो क्या कर रहा था? नेगोशिएशन कर रहा था बायर एंड सेलर के बीच में, उनको इंट्रोड्यूस करवा रहा था। वो ये प्लॉट बिल्डिंग अपार्टमेंट बेच खरीद नहीं पाएगा जब तक वो अपना रजिस्ट्रेशन ना करवा ले। और इसके लिए सेम वही प्रोसीजर, आप एप्लीकेशन देंगे रेरा अथॉरिटीज को प्रिस्क्राइब फॉर्म मैनर फीस के साथ, और आपको एक सिंगल रजिस्ट्रेशन भी मिल सकती है पूरे राज्य के लिए। अलग अलग प्रोजेक्ट के लिए करवाने की जरूरत नहीं, पूरे राज्य के लिए भी आप करवा सकते हो। रिजेक्शन की जाएगी तो आपको अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड भी दिया जाएगा। और देखिए क्योंकि आपको हाँ या ना एक टाइम पीरियड में वो बताएंगे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड, लेकिन हम यहाँ कह रहे हैं हम डीम्ड रिजेक्शन मान सकते हैं कि जैसे आपको जो टाइम पीरियड दिया गया है वो कंप्लीट हो गया तो आपको रिन्यूअल करवाना था, आपने नहीं करवाया तो आपके रजिस्ट्रेशन कैंसिल। और दूसरा, जब आपने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया और अगर अथॉरिटीज आपको रजिस्टर नहीं करना चाहते हैं, वो हाँ या ना तो बताएंगे, लेकिन अगर उन्होंने आपको कुछ भी कम्युनिकेट नहीं किया कि आपके एप्लीकेशन में क्या डेफिशिएंसीज हैं, तो हम मान लेंगे कि आप क्या हो गए हो? रजिस्टर्ड हो गए हो। रजिस्ट्रेशन आपको एक नंबर मिलेगा जिसे आपने कोट करना है हर एक ट्रांजैक्शन जो भी आप सेल परचेज की करवा रहे हैं। वैलिडिटी पीरियड देखिए जैसे मैंने कहा एक दिया जाएगा, वो रूल्स के अकॉर्डिंग है और आपको टाइम टू टाइम इसकी क्या करवानी है? रिन्यूअल भी करवानी है। और अगर आपकी तरफ से टर्म्स एंड कंडीशंस का डिफॉल्ट है, एक्ट का डिफॉल्ट है, मिस रिप्रेजेंटेशन या फ्रॉड कर रहे हो, तो आपको रिवोक किया जा सकता है आपका रजिस्ट्रेशन, या फॉर द टाइम बीइंग सस्पेंड, कुछ समय के लिए किया जा सकता है। सेक्शन 10 में आपके फंक्शंस कहीं या ड्यूटीज हैं, तो क्या ड्यूटीज हैं आपकी? आप किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट का काम ना करें सेल परचेज का जो रजिस्टर्ड नहीं है। आप सारे अकाउंट्स रिकॉर्ड जो भी अपनी ट्रांजैक्शन करते हैं उसका मेंटेन करें। आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस ना करें, झूठ ना बोलें एक स्टैंडर्ड या ग्रेड का मटेरियल लगा जबकि वो नहीं लगा है। ऐसा मत बताइए कि अप्रूवल वगैरह प्रमोटर ने ले रखी जबकि उसने नहीं ले रखी हैं। मिसलीडिंग कोई रिप्रेजेंटेशन ना करें। कोई भी अपनी तरफ से देखिए एडवर्टीजमेंट वगैरह ना निकालें कि भाई ये प्रोजेक्ट बिकने वाला है, जब तक कि उस प्रोजेक्ट की क्या ना हो जाए, कोई रजिस्ट्रेशन वगैरह ना हो जाए। और आपने अपने जो बायर है देखिए उसको सारे के सारे उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट जो बनते हैं उसको उसकी कॉपी दीजिए। तो कहने का मतलब है सिंपल सी जो नॉर्मल बातें वही आपने यहाँ पे देखनी है। तो देखिए चैप्टर नंबर 3 सेक्शन 11 से 18, और ये हमारा चैप्टर आता है भाई प्रमोटर के फंक्शंस के ऊपर। आप ड्यूटीज कहें, फंक्शन कहें, ऑब्लिगेशन कहें। सेक्शन 11 से 18 तक है। सेक्शन 11 क्या कहता है कि देखिए हमने क्या पढ़ा था, हमने सेक्शन 5 में ये देखा था, आपने रजिस्ट्रेशन
के लिए जब 4 में एप्लीकेशन दी थी, 5 में ग्रांट हो गई थी और उसके साथ आपको मिल गया था लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड, ताकि आप अथॉरिटी की वेबसाइट पे अपना वेब पेज क्रिएट कर सकें। तो वो आपने क्रिएट करना है। अपने बारे में बताइए, अपने प्रोजेक्ट के बारे में सब कुछ चीजें वो बताइए। आप क्वार्टरली उसके अंदर अपडेट करेंगे कितने का आपने बुकिंग्स कर ली हैं, जो भी गराजेस वगैरह हैं उनके बारे में भी, जो पेंडिंग अप्रूवल है ले ली है, पेंडिंग है, जो भी आपके प्रोजेक्ट का स्टेटस है सब कुछ बताइए। साथ में एडवर्टीजमेंट और प्रोस्पेक्टस अगर आप निकालते हैं तो उसके अंदर भी ये वेबसाइट एड्रेस जरूर दीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दीजिए जो सेक्शन 5 में अलॉट हुआ है आपको। और जब आप किसी का बुकिंग करते हैं या अलॉटमेंट लेटर इश्यू करते हैं तो उसको भी सब कुछ बताइए, अपने प्लान से रिलेटेड सैंक्शन, लेआउट प्लान और किस तरह से आपका प्रोजेक्ट का कंप्लीशन होगा, स्टेज वाइज सारी चीजें बताइए। और आपकी पूरी जिम्मेवारी है जितने भी डिफेक्ट्स हैं वो सारे स्ट्रक्चरल आपको ठीक करने होंगे। जब तक आप कन्वेंस मतलब डीड उसके नाम पे ना करवा दें लॉटी के, जो भी आपके एग्रीमेंट फॉर सेल में है, इसके ऊपर हम सेक्शन 14 में देखेंगे कि भाई साहब 5 साल तक ये डिफेक्ट्स आपको ठीक करवाने पड़ते हैं। साथ में कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से आपने लेने हैं वो जरूर लीजिए और लेकर के आप अलॉटी को दीजिए, या अलॉटी की कोई एसोसिएशन या सोसाइटी या उनकी कोई भी कोऑपरेटिव सोसाइटी, वॉलंटरी एसोसिएशन बनी है, आप उनको वो सारे सर्टिफिकेट्स क्या करवाएं, हैंड ओवर करवा दीजिए। देन अगर आपका प्रोजेक्ट लीज पे है तो लीज सर्टिफिकेट होगा, ये भी आप उन्हीं को हैंडओवर करवाइए। और जितनी भी एसेंशियल सर्विसेज आप वहां पे प्रोवाइड कर रहे हैं उस प्रोजेक्ट में, बिजली पानी ये वो जो भी है, तो ये जब तक आप पोजीशन अगलों को टेक ओवर ना करवा दें तब तक आप ही ने ये सब कुछ मेंटेन करना है। रीजनेबल चार्जेस ऑब्वियसली आप अलॉटी से ले सकते हैं और फिर उनके नाम पे रजिस्ट्री करवाइए, जिसे हम क्या कह देते हैं, कन्वेंस डीड। लेकिन जो कॉमन एरिया है उसके लिए जो डीड होगी वो किसके नाम पे होगी, वो तो सभी का एरिया हुआ, इसलिए वो अनडिवाइडेड प्रोपोर्शनेट टाइटल है सभी का। तो आप जो उनके अलॉटीज की कोई एसोसिएशन बनी है या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम पे करवाएंगे। आप अपना प्रोजेक्ट बेच के जा रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं, तो जितने भी आउटगोइंग मींस जितने भी जो सारे खर्चे हैं वो आपने ही मैनेज करने हैं। कोई भी बैंक का आपने लोन वगैरह लिया है वो आप डिस्चार्ज कीजिए, दैट इज प्रमोटर हैव टू हैंडल। अगर आपने कोई गिरवी वगैरह रखा है प्रोजेक्ट का कोई हिस्सा, तो इसमें अलॉटी का कोई कसूर नहीं होगा, उसकी क्लियरेंस भी आपको ही करनी होगी। हाँ, एक चीज है, अगर आप एज ए प्रमोटर अलॉटी का अलॉटमेंट कैंसिल वगैरह करते हैं, क्योंकि एग्रीमेंट फॉर सेल के मुताबिक अगर अलॉटी ने डिफॉल्ट किया है तो नेचुरल आप उस ढंग से कर सकते हैं और अलॉटी अथॉरिटी को अप्रोच कर सकता है रिलीफ के लिए। देन आपने जितनी भी अथॉरिटी ने रेगुलेशंस बनाई उन सबका आपने कंप्लायंस करना, उनका रिकॉर्ड वगैरह आपने मेंटेन करना है। सेक्शन नंबर 12 कहता है कि आप हैं प्रमोटर, आपने कोई एडवर्टीजमेंट प्रोस्पेक्टस निकाला, उसमें आपने बड़ी स्टेटमेंट्स दी होंगी, तो उसकी वेरेसिटी मींस उसकी एक्यूरेसी और ट्रुथ के लिए आप ही जिम्मेवार होंगे। देखिए अगर गलत है तो फ्रॉड के लिए आप लायबल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में कि जो भी एडवांस आपने लिया है अलॉटी से, स्वाभाविक है वो विद इंटरेस्ट विद कॉम्पनसेशन आपको उसको वापस करना पड़ेगा। और सेक्शन 13 कहता है कि आप जो एडवांस वगैरह लेंगे वो 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट से ज्यादा नहीं ले सकते हैं बिना एग्रीमेंट फॉर सेल के। मतलब एग्रीमेंट फॉर सेल कर लें तो अलग बात है, जो भी आपका एग्रीमेंट है उसके मुताबिक पैसे ले लीजिए, बट बिना उसके ज्यादा से ज्यादा आप सिर्फ 10% ही ले सकते हैं। और एग्रीमेंट फॉर सेल नेचुरल आपको क्या करवाना होगा, रजिस्टर भी करवाना होगा, रजिस्टर्ड डीडीए होनी चाहिए। इसके लिए एक प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा एग्रीमेंट ऑफ सेल, जो हमने पढ़ा था सेक्शन 4 की एप्लीकेशन में, आपने एक परफॉर्मा दिया था। इसके अंदर ऑब्वियसली आपके प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट से रिलेटेड इंटरनल एक्सटर्नल डेवलपमेंट उसकी सारी डिटेल्स होंगी, पेमेंट मेथड, टाइम पीरियड, कंप्लीशन स्केड्यूल, पोजेशन का टाइम पीरियड, रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर आप डिफॉल्ट करें या अलॉटी करें, ये सब चीजें उसके अंदर लिखी होंगी। सेक्शन नंबर 14 कहता है आपने जो प्लान बनाया था उसको आपको एडहेरेंस करना है, मींस उसको आपको फॉलो करना है। आप उसमें बदलाव कर नहीं सकते, एडिशन ऑल्ट्रेशन नहीं कर सकते, लेकिन अगर करना है तो आपको अलॉटीज की अप्रूवल लेनी होती है और वही कम से कम 2/3 ऑफ अलॉटीज अप्रूव करें, वो भी एक रिटर्न कंसेंट आपको लेनी होगी। और जब आप ये 2/3 की देखिए काउंटिंग करते हैं तो प्रमोटर के जितने फ्लैट्स वगैरह नहीं बिके हैं उसको कंसिडर नहीं करेंगे अदर देन प्रमोटर। और 2/3 की काउंटिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
अगर किसी व्यक्ति ने प्लॉट वगैरह एक से ज्यादा बुक करवाएं तो आप उसको एक काउंट करोगे या एक से ज्यादा? एक ही। इवन अगर उसके परिवार में भी अगर बुकिंग करवाई है तो परिवार की यहाँ पे डेफिनेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है 2x के अंदर। देखिए परिवार में कौन आता है? हस्बैंड आता है, वाइफ आती है, माइनर जो है आपका सन आएगा, और बेटी जो है वो मेजर भी आ सकती है, लेकिन कंडीशन है वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट हो। मदर फादर नहीं हम लेते। फिर ध्यान दीजिए 4 बातें हैं, हस्बैंड है, वाइफ है, आपका माइनर सन है, मतलब मेजर सन नहीं आएगा, और बेटी छोटी हो बड़ी भी आ जाएगी, प्रोवाइडेड वो आपके ऊपर होली डिपेंडेंट हो तभी आएगी। तो आपको काउंटिंग में हम एक ही लेके चलेंगे। और अगर कंपनी ने बुकिंग्स मल्टीपल करवाई हैं अपनी एसोसिएट या सब्सिडरी वगैरह के नाम पे, तो आपको एक ही कंसिडर किया जाएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपने 2/3 की कंसेंट के साथ ये ऑल्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ माइनर चेंजेस कर सकते हैं जो कि स्ट्रक्चरल या इंजीनियर के हिसाब से जरूरी है, और अलॉटी को इससे कोई आपत्ति नहीं है। नो डाउट आर्किटेक्ट इंजीनियर की वहां पे अप्रूवल लेनी होगी, लेकिन ध्यान दीजिए अगर आप हाइट को घटा बढ़ा रहे हैं, इसे हम माइनर नहीं कहेंगे, राइट। बिल्डिंग का कोई हिस्सा हटा रहे हैं या कुछ हिस्सा काट रहे हैं, कटिंग इनटू एनी वॉल या पार्ट, कोई पार्टीशन हो, कॉलम, जो ये कॉलमनर स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कह देते हो कि पिलर पे मकान बना हुआ है, या कोई बीम या कोई जॉइस्ट जो लकड़ का बड़ा लगा रखा हो सपोर्ट के लिए, या इवन अगर आप 2 मंजिला फ्लैट दे रहे हैं फ्लैट, उसके बीच में अगर कोई छत आती हो जिसे मेज़नीन फ्लोर कहते हैं, ये कुछ ऐसा काटते हैं, इसको माइनर नहीं माना जाएगा, मेजर ही माना जाएगा। और 2/3 का आपको क्या चाहिए होगा? अप्रूवल चाहिए ही होगा। और कोई भी डिफेक्ट है, जैसे मैंने कहा था, एग्रीमेंट ऑफ सेल एंटर होने के 5 साल के अंदर आपको ठीक करवाने होंगे। जैसे अलॉटी ने कहा उसके 30 दिन में आपको ठीक करवाने होंगे। खर्चा भी प्रमोटर को ही बेयर करना पड़ेगा, वरना उसके खिलाफ अलॉटी अथॉरिटी के पास जा सकता है। सेक्शन 15 में है कि भाई साहब अगर प्रमोटर अपना प्रोजेक्ट किसी और को बेच के निकल रहा है, दैट मीन्स वो असाइन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, वो उसके लिए भी उसे सेम आंसर है जो 14 में हमने देखा, 2/3 अलॉटीज का उसे रिटर्न अप्रूवल लेना पड़ेगा, साथ में रेरा अथॉरिटी से भी अप्रूवल लेना पड़ेगा। और 2/3 की काउंटिंग वैसे करेंगे जो फैमिली वाला मैंने बताया था। और अब जो नया प्रमोटर आ गया उसको बाकी ऑब्लिगेशंस मीट करनी होंगी, उसके ऊपर सारा का सारा ये चैप्टर प्रमोटर वाला अब उसकी ड्यूटी लग जाएगी। और जस्ट ऐसे ही प्रोजेक्ट ट्रांसफर करने से आप सोचें कि टाइम ऑफ कंप्लीशन एक्सटेंड हो जाएगा, नहीं, ऐसा कुछ एक्सटेंड नहीं होगा, वरना नया प्रमोटर उसके लिए क्या रहेगा? लायबल ही रहेगा। सेक्शन 16 कहता है अगर प्रोजेक्ट से रिलेटेड इंश्योरेंस करवाई गई है, ये अलॉटी की बेहतरी के लिए होती है, तो जैसे अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने कहा रेगुलेशन बना के आपको करवाना होगा, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग का ही ऑब्वियसली कंस्ट्रक्शन का, उसकी ओनरशिप का आप कर रहे हैं। प्रीमियम जो है वो प्रमोटर देगा जब तक पोजेशन अलॉटीज को आप नहीं दे देते हैं ये। और जैसे ही ये अलॉटी को दे दिया जाता है पोजीशन वगैरह और उनकी एसोसिएशन बन जाती है, इंश्योरेंस के सारे कागजात उनकी एसोसिएशन को हैंड ओवर कर दिए जाएंगे। सेक्शन 17 कहता है रजिस्ट्री करवाना, टाइटल जिसे हम कहते हैं कन्वेंस डीड, वो प्रमोटर ने करवानी है, अलॉटी के फेवर में करवानी है। जैसे हमने पहले भी कहा कॉमन एरिया की आप उनकी एसोसिएशन या कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के नाम पे करवाएंगे। और जो भी टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप उन्हें हैंड ओवर करेंगे, जो भी लोकल लॉज में टाइम पीरियड बताया गया है। लेकिन अगर कोई लोकल लॉज नहीं है तो जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट मिलता है, ऑक्यूपेंसी जो हमने कहा था कि जिस समय आकर के अलॉटी रह सकता है, उसके 3 महीने के अंदर अंदर आपने ये सारे टाइटल डॉक्यूमेंट्स हैंड ओवर करने हैं। और दूसरी बात, ये ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या कोई और डॉक्यूमेंट भी हो, ये भी हैंड ओवर करने हैं, जो भी लोकल लॉज ने टाइम बताया। नहीं बताया है तो अगेन यहां पे बताया गया है कि कंप्लीशन होते सार ही उस कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलते हैं उसके 30 दिन के अंदर। ध्यान दीजिए दोनों तरफ अलग अलग बातें हैं। टाइटल डॉक्यूमेंट्स लोकल लॉ नहीं है तो ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के 3 महीने में, और यहां बात हो रही है ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट या बाकी डॉक्यूमेंट देने की लोकल लॉ नहीं है तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के मिलने के 30 दिन में आप हैंड ओवर करवाएंगे। सेक्शन 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये है कि अगर ऐसे प्रमोटर आपने प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं किया या डिले किया तो आप लायबल होंगे। देखिए अमाउंट भी वापस करना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन भी देना पड़ेगा और इंटरेस्ट वगैरह भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन और अलॉटी विड्रॉ कर सकता है, लेकिन अगर अलॉटी विड्रॉ नहीं करता प्रोजेक्ट से तब भी आपको हर महीने का जितना दिन डिले होगा आपको ब्याज देना ही पड़ेगा। और अगर आपकी ऑनरशिप के टाइटल में डिफेक्ट है तो अलॉटी को जो नुकसान होता है आपको कॉम्पनसेशन बेयर करना है।
और इसके लिए अलॉटी कभी भी आपके ऊपर केस कर सकता है क्लेम के लिए, और उसके ऊपर लिमिटेशन एक्ट नहीं लगेगा। लिमिटेशन एक्ट क्या है? टाइम पीरियड है जिसमें आप केस कर सकते हैं। वो टाइम पीरियड एप्लीकेबल नहीं होगा, जब मर्जी केस कर सकता है, आपको वो कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। और दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने ये केस, ये हमने पहले भी कई बार जिक्र किया, न्यूटेक प्रमोटर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में यही कहा कि डिले वगैरह पे हमेशा अलॉटी को दो ऑप्शन रहेंगी, एक तो विड्रॉ कर ले, एक विड्रॉ ना करे, लेकिन विड्रॉ करता है तो अमाउंट भी मिलेगा, ब्याज भी मिलेगा, कॉम्पनसेशन भी, और अगर वो कंटिन्यू करता है तब भी हर महीने का उसे इंटरेस्ट तो पक्का मिलेगा ही मिलेगा। इसके बाद हम आ जाते हैं हमारे चैप्टर नंबर 4 जो कि अलॉटी के ऊपर है, उसके राइट्स एंड ड्यूटीज के ऊपर सिर्फ एक ही सेक्शन है, सेक्शन नंबर 19। तो देखिए अलॉटी में हमने बड़ा क्लियरली डेफिनेशन में भी कहा था, आप चाहे प्राइमरी अलॉटमेंट हुई है, चाहे सेकेंडरी मार्केट से खरीदा है, लीज पे है, फ्री होल्ड पे है, आप अलॉटी ही हैं, लेकिन टेनेंट को हम अलॉटी नहीं मानेंगे। आपके राइट्स क्या हैं? जो भी प्लान वगैरह है उनसे रिलेटेड सारी डिटेल्स आपको मिलनी चाहिए, स्टेज वाइज कंप्लीशन स्केड्यूल आपको मिलना चाहिए, तो ये आपके राइट है, आप ले सकते हैं। पानी सुविधाएं, अमेनिटीज सारी आपको मिलनी चाहिए। आप रिफंड जो हमने सेक्शन 18 में पढ़ा था वो आपको मिलना चाहिए। देन सारे डॉक्यूमेंट्स भी जो हम 17 में पढ़ के आए, चाहे वो टाइटल डीड हो, ये सब आपको मिलने चाहिए। और पोजेशन जो उसने टाइम पीरियड बताया था कि इतने में मैं कंप्लीट कर दूंगा, सेक्शन 4 में आपको पोजेशन मिलना चाहिए। आपकी ड्यूटीज ये हैं, आप समय पे पेमेंट करते जाइए, यही सेक्शन 13 में हमने देखा था। आप अपने चार्जेस जो बनते हैं आपके एसेंशियल सर्विसेज के, पानी बिजली, वो सब आपको मेंटेन करने होंगे। हाँ, प्रमोटर के साथ एक म्यूचुअल एग्रीमेंट से चार्जेस का अमाउंट देखिए रिड्यूस वगैरह किया जा सकता है। और अगर आप डिले करेंगे पेमेंट में तो आपको ब्याज देना होगा, और आपको फिजिकल पोजेशन जाकर के मकान का कब्जा फ्लैट का ले लेना है। जैसे ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट जारी होता है उसके 2 महीने में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ओवर हियर। और जब रजिस्ट्री करवानी है कन्वेंस डीड तो स्वाभाविक है आपको अथॉरिटीज के पास जाना होगा, ये आपकी ड्यूटी है। और जो फ्लैट्स वगैरह से रिलेटेड कोई रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन कहें या सोसाइटी या कोऑपरेटिव सोसाइटी कहें या फेडरेशन कहें, तो आपने बनानी है, आप उसमें पक्का पार्टिसिपेट करें। चैप्टर नंबर 5 जो कि रेरा अथॉरिटी के ऊपर है, तो अथॉरिटी के ऊपर सेक्शन 20 से 40 है। ऑब्वियसली रेरा हमने कहा स्टेट लेवल पे एक अथॉरिटी या यूटी लेवल पे बनाई जाएगी, कम से कम एक अथॉरिटी बनानी होगी, और 2 स्टेट या यूटी मिलके या 2 से ज्यादा आप एक सिंगल भी बना सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, जैसे ही एक्ट चालू हो गया उसके 1 साल में ये अथॉरिटी बनानी पड़ेगी हर राज्य को। इसलिए वर्ड यहां इस्तेमाल होता है एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, क्योंकि वो जो सब स्टेट या यूटी है उससे रिलेटेड। और जैसे ही अथॉरिटी बनती है स्वाभाविक है उसकी एक अलग से पहचान होगी, वो बॉडी कॉर्पोरेट है, परपेचुअल सक्सेशन, कॉमन सील, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू सू एंड बी सूड, जो कि बॉडी कॉर्पोरेट की फीचर होती है। इस अथॉरिटी के कॉम्पोजिशन में एक चेयरपर्सन होगा, कम से कम 2 मेंबर होंगे, ये होल टाइम ही होंगे, पार्ट टाइमर नहीं होंगे। 22 में इनकी क्वालिफिकेशन आती, चेयरपर्सन के पास कम से कम 20 साल का तजुर्बा हो और मेंबर के पास 15 साल का तजुर्बा हो। ऑब्वियसली रियल एस्टेट से रिलेटेड, आप हाउसिंग कहें, डेवलपमेंट कहें, इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, टेक्निकल फील्ड हो सकती है, इवन कॉमर्स वाले सारे सब्जेक्ट भी आप कह सकते हैं, उनमें भी है। साथ में एक कंडीशन और है, चेयरपर्सन जो है वो एडिशनल कंडीशन है 20 साल के तजुर्बे के अलावा कि वो एडिशनल सेक्रेटरी आईएएस लेवल के ऑफिसर होते हैं, वहां सेंट्रल गवर्नमेंट या उसके इक्विवेलेंट पोस्ट में आप जरूर रहे हो, और मेंबर के लिए आप सेक्रेटरी टू स्टेट गवर्नमेंट या इक्विवेलेंट पोस्ट में आप पक्का रहे हो। अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बनाएगा, जिसके अंदर हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस चेयरपर्सन होगा या उसका नॉमिनी, एंड 2 सेक्रेटरी होंगे। कहां से लिए जाएंगे? एक डिपार्टमेंट ऑफ हाउसिंग से और एक डिपार्टमेंट ऑफ लॉ से। ये सिलेक्शन कमेटी बनेगी इनको अपॉइंट करने के लिए। 23 में इनका टेन्योर रहेगा 5 बरस या 65 साल की उम्र, विच एवर इज अर्लियर। रीअपॉइंटमेंट दोबारा नहीं होगी, लेकिन आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन होने चाहिए, कोई आपका पेक्यूनरी, फाइनेंशियल या अदर इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए। आपकी सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन, अलाउंसेस जो भी सरकार बताएगी, आप रिजाइन कर सकते हैं 3 महीने का नोटिस देते हुए, आपको निकाला भी जा सकता है। और अगर आपकी कुर्सी खाली हो गई है तो ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट 3 महीने के अंदर अंदर उसे फिल करेगी। चेयरपर्सन जो है अथॉरिटी का ऑब्वियसली है, उसके पास एक पावर रहेगी जनरल सुपरिटेंडेंस, मीन सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल करेगा
वो अथॉरिटी को। और निकालने के लिए देखिए हर एक्ट में ये सेम कोड की होती है मेरी तरफ से। आई सी ए, आई से आप इनकेपेबल हैं, आई से इंसॉल्वेंट है, आई से आपका पर्सनल इंटरेस्ट है, सी से आप कॉन्विक्ट हुए हैं ऑफेंस ऑफ मॉरल टर्पिट्यूड, ए से आपने अब्यूज किया है अपनी पोजीशन का। लेकिन आपको निकालने के लिए हाई कोर्ट का जज क्या करेगा, एक इंक्वायरी करेगा और आपको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड होगी। ये दो ग्राउंड्स पे है, एक जहां कहा जाता है कि आपका पर्सनल इंटरेस्ट है या कहा गया है आपने पोजीशन का अब्यूज किया है, तो दोनों में इंटरेस्ट वाली बात होगी ना। आपके ऊपर ये एक तरह से रिश्वतखोरी का एलिगेशन है, तो हाई कोर्ट का जज इंक्वायरी करने के बाद ही आपको निकाल पाएगा, वरना नहीं। सेक्शन 27 में जैसे ही आपका टेन्योर जो कि हमने पढ़ा 23 में 5 साल था या 65 साल का था, कंप्लीट होता है, तो उसके बाद आपके ऊपर नौकरी खत्म होने के सिचुएशन पे एक रोक लगाई जाती है कि आप किसी भी ऐसी पार्टी के यहां कोई भी एम्प्लॉयमेंट या पोजीशन नहीं लेंगे जिसका केस आपके यहां लगा हुआ था। ना तो आप नौकरी करेंगे वहां पे, ना ही उसके बिहाफ पे कहीं एक्ट करेंगे, ना ही उसके लिए कोई एडवाइस देंगे, ना ही अगर वो कंपनी है तो डायरेक्टरशिप लेंगे, ना ही जो भी जब आप अथॉरिटी में थे जो आपके पास कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है वो कहीं को डिस्क्लोज करोगे। लेकिन इसमें एक रिलीफ है कि जैसे ही आपका टेन्योर समाप्त होता है, यस आप कहीं भी नौकरी कर सकते हैं अगर वो सरकारी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, स्टेट की हो, लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट कंपनी या गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन में, वहां पे आपके ऊपर रिस्ट्रेंट नहीं लगेगा। इसके अलावा देखिए जैसे हमने कहा कॉम्पोजिशन में एक चेयरपर्सन या 2 मेंबर हैं, तो 28 कहता है इसके अलावा भी अदर ऑफिसर एम्प्लॉय स्टाफ रखे जा सकते हैं जो ठीक लगे और ये काम करेंगे चेयरपर्सन के अंडर। देन 29 इज अ गुड सेक्शन। ये है कि अथॉरिटी की मीटिंग्स होंगी, टाइम एंड प्लेस जो भी रेगुलेशन से फिक्स किया जाए। चेयरपर्सन ऑब्वियसली प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा, लेकिन अब वो नहीं आ रहा है तो मेंबर अपने आप में से किसी एक को चूज कर लेंगे ताकि वो उस मीटिंग को प्रिजाइड करे। मीटिंग में निर्णय लिए जाएंगे बाय मेजॉरिटी, जो भी उनके आगे क्वेश्चन आता है, और अगर इक्वालिटी हो जाती तो स्वाभाविक है चेयरपर्सन या चेयरपर्सन नहीं आया तो उसकी जगह जो मेंबर अपॉइंट हुआ था उसको एक कास्टिंग या सेकेंड वोट मिलेगा। ये जो भी अपने निर्णय लेंगे एक्सपेडाइट लेंगे, इन्हें 60 दिन के भीतर कोशिश करनी है, एंडेवर एफर्ट लगाना है कि ये डिसीजन ले सके, वरना इन्हें रिकॉर्ड करने पड़ेंगे रीजंस इन राइटिंग। 30 कहता है कि अथॉरिटी में मान लीजिए उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके कॉम्पोजिशन में, उसके अपॉइंटमेंट में कुछ डिफेक्ट है या वैकेंसी है, वहां पे कोई कुर्सी खाली है या उनका प्रोसीजर में थोड़ी इरेगुलरिटी, इससे उनके डिसीजन मेकिंग पे, उनके ऑर्डर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयर डिसीजंस कैन नॉट बी चैलेंज्ड, राइट। 31 में अगर आप कोई जैसे अलॉटी वगैरह है, आप कंप्लेंट करना चाहते हैं अथॉरिटी या उसके किसी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास, तो नेचुरल एज अलॉटी आप कर सकते हैं, या आपकी एसोसिएशन जो भी बनी है, या आप किसी और एक्ट में आपने एक रजिस्टर्ड वॉलंटरी कंज्यूमर एसोसिएशन बनाई है तो आप कर सकते हैं कि भाई ये प्रमोटर या एजेंट इस एक्ट का रूल रेगुलेशन का डिफॉल्ट कर रहा है। एप्लीकेशन के लिए, कंप्लेंट के लिए एक पर्टिकुलर फॉर्म होगा, मैनर होगा और फीस भी होगी। सेक्शन 32 ये कहता है कि भाई अथॉरिटी के कुछ फंक्शंस हैं फॉर प्रमोशन, क्योंकि हमने कहा था एक्ट का ऑब्जेक्ट ही क्या है, हमें रियल एस्टेट सेक्टर को प्रमोट भी करना है, तो अथॉरिटी के उससे रिलेटेड कुछ जिम्मेवारी हैं। किन तीनों पार्टीज की, प्रमोटर हो, एजेंट हो, अलॉटी हो, उनके इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करे। और अथॉरिटी एक सिंगल कह लीजिए विंडो है, हर तरह की क्लियरेंसेस, ग्रीवेंसेस, मतलब कहीं और किसी कोर्ट में आप नहीं जाएंगे, अथॉरिटी ही है, मतलब एक तरह से बैन है, बार है ऑन सिविल कोर्ट जुरिस्डिक्शन, क्योंकि आपने इस एक्ट में अलग से क्या बना दिया, अथॉरिटी बना दी है जो ट्रांसपेरेंसी में काम करेगी, रियल एस्टेट सेक्टर को, इन्वेस्टमेंट, कंस्ट्रक्शन, इन सभी को अपलिफ्ट करेगी और डिस्प्यूट्स को सॉर्ट आउट करेगी और लैंड रिकॉर्ड्स का एक डिजिटाइजेशन करेगी और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम एडवाइस देती रहेगी। सेक्शन नंबर 33 कहता है कि भाई अथॉरिटी का काम है एडवोकेसी एंड अवेयरनेस मेजर्स। ऑब्वियसली हमें प्रमोट करना है रियल एस्टेट सेक्टर, तो आप उसको एक अवेयरनेस वगैरह के लिए कैंपेन चलाइए, लोगों को ट्रेनिंग दीजिए रियल एस्टेट सेक्टर के लॉज से रिलेटेड, और इसके लिए ऑब्वियसली एडवोकेसी करनी है, प्रमोशन करना है, तो एक पॉलिसी जब बनाएगा एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट तो वो एक रेफरेंस दे सकता है अथॉरिटी को कि भाई साहब आप अपना ओपिनियन दीजिए, जो आपको देना पड़ेगा 60 दिन के भीतर, लेकिन ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, वो बस आपका ओपिनियन ले रहे हैं, अच्छा लगेगा आपकी बात मानेंगे वरना नहीं मानेंगे।
34 में भी अथॉरिटी के फंक्शंस बनाए हैं कि भैया आप ही काम करेंगे किस चीज का, रजिस्ट्रेशन का, किसके रजिस्ट्रेशन, अलॉटी की, प्रमोटर की, एंड किसकी, एजेंट की, प्रोजेक्ट वगैरह की। और वेबसाइट आप मेंटेन करेंगे ताकि आम जनता वहां देख सके, एक तरह से पूरा उस पर डाटाबेस होगा। और अगर प्रमोटर डिफॉल्टर होता है, उसका नाम, फोटो, उसके प्रोजेक्ट की सारी डिटेल के साथ वहां पे डाला जाएगा। और जितने भी आपके यहाँ फाइलिंग्स होते हैं उसके लिए एक स्टैंडर्डाइज आप प्रोसीजर बनाएंगे, फीस वगैरह आप फिक्स करेंगे। आपने ही सारा देखना है कि सारे कंप्लाइंसेस, प्रमोटर हो, अलॉटी हो, एजेंट, वो कर रहा है। इसलिए 35 में आपको पावर दी गई है कि जहां कुछ गड़बड़ लगती है आप इन्फॉर्मेशन मांगिए या उससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन भी कर सकते हैं, चाहे वो प्रमोटर हो, अलॉटी हो या एजेंट के खिलाफ। आप सीओ मोटो ऑन इट्स ओन मोशन कर सकते हैं या कोई भी आदमी आपको कंप्लेंट कर सकता है। इसके लिए इन्वेस्टिगेशन के लिए आप एक या एक से ज्यादा इंक्वायरी ऑफिसर अपॉइंट कर सकते हैं। इसलिए उस इंक्वायरी ऑफिसर की पावर कौन सी होगी, वही सिविल प्रोसीजर कोड वाली, जो कि मैं बार बार हर एक्ट में बोलता हूं। Issuing summon, enforcing attendance, requiring production of books, taking evidence on oath, issuing commission for examination of witness, passing ex parte order, reviewing its own judgment या any other incidental matters। सेक्शन नंबर 36 कहता है कि आप इंटरिम ऑर्डर भी जारी कर सकते हैं, जो भी आपने इंफॉर्मेशन, इन्वेस्टिगेशन वगैरह करी है या कोई कॉन्ट्रावेंशन में इन्वॉल्व है, फॉर द टाइम बिंग आप ऑर्डर जारी कर सकते हैं जब तक आप अपनी इंक्वायरी वगैरह कंक्लूड ना कर लें। और इसलिए अपने फंक्शंस को बेटर परफॉर्म करने के लिए आप इन तीनों पार्टीज को किसी तरह की भी डायरेक्शन जारी कर सकते हैं। 37 कहता है जो सारी पार्टीज को माननी पड़ेगी। और 38 कहता है आपकी पावर क्या है, आप जो भी ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, आप कोई भी इन तीनों के ऊपर, प्रमोटर, 3 का मतलब हमेशा है प्रमोटर, अलॉटी, एजेंट के ऊपर कोई पेनल्टी या इंटरेस्ट लगा सकते हैं। आप अपना डिसीजन दे सकते हैं, लेकिन ध्यान दीजिए प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करना है, जिसका मतलब है आप अगले को एक नोटिस जारी करें, एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दें, और आप इसके लिए अपना ओन प्रोसीजर बना सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है आप सिविल प्रोसीजर कोड 1908 को ही फॉलो करें। और देखिए यहाँ कंपटीशन एक्ट से रिलेटेड है, क्योंकि ये लोग बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, डेवलपर होते हैं, हो सकता है इन्होंने आपस में एग्रीमेंट किया हो कि हम एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट या अब्यूज ऑफ पोजीशन कर रहे हैं जिसका एप्रिशिएबल एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन है। तो अथॉरिटी, सीओ मोटो, अपने आप ही एक रेफरेंस किसको दे सकती है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को। इनका जो ऑर्डर आता है, अगर उसके अंदर मिस्टेक है, अपेरेंट ऑन रिकॉर्ड है और पार्टीज ने कहा ये मिस्टेक है, तो ऑर्डर आने के 2 साल के भीतर आप उसे करेक्ट कर सकते हैं, ये कहता है सेक्शन नंबर 39। लेकिन ध्यान दें, अगर आपके ऑर्डर के खिलाफ अपील कर दी गई है अपीलेट ट्राइब्यूनल में, जो उसके ऊपर वाली बॉडी है, तो आप उसको ठीक नहीं कर पाएंगे या आप रेक्टिफाई नहीं कर सकते हैं वो हिस्सा आपके ऑर्डर का जो सब्सटेंसिव पार्ट है, जो कि मेन हिस्सा है, उसे आप करेक्ट नहीं कर सकते हैं। उसके ऊपर तो अपील ही अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाएगी। सेक्शन 40 अगेन बढ़िया सेक्शन है। देखिए 18 में जैसे हमने कहा था आपको रिफंड करना है, इंटरेस्ट, कॉम्पनसेशन वगैरह, तो 40 क्या कहता है कि पेनल्टी, इंटरेस्ट और कॉम्पनसेशन की बात कर रहा है, लेकिन अलॉटी के मेन अमाउंट की बात नहीं कर रहा। तो कहता है अगर पेनल्टी, इंटरेस्ट या कॉम्पनसेशन इन तीनों में से किसी से भी लेना है तो वो निकलवाया कैसे जाएगा, एज एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू, जिसका मतलब है जैसे गवर्नमेंट का वो पैसा है आपकी प्रॉपर्टी जब्त करके निकलवाया जाएगा। और ये रिकवरी का ऑर्डर कौन देगा, ऑब्वियसली अथॉरिटी या उसका कोई ऑफिसर, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या ऊपर वाले ट्राइब्यूनल, एपीलेट अथॉरिटी कह सकते हैं। ये न्यूटेक वाले केस, स्टेट ऑफ यूपी, ये बार बार हुआ है कि जैसे सेक्शन 40 में मेन अमाउंट मिसिंग है, क्योंकि आपने कहा पेनल्टी, इंटरेस्ट या कॉम्पनसेशन, तो अलॉटी ने जो बुकिंग अमाउंट दिया था क्या उसके ऊपर सेक्शन 40 लगेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में कहा, न्यूटेक वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी में, कि यस ये कॉन्फ्लिक्ट हमें यहां नजर आता है, ये दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिए कॉन्सेप्ट है ये, तो कि कॉन्फ्लिक्ट नजर आता है तो हम इसको साथ में लेके चलेंगे। यस अलॉटी का अमाउंट भी सेक्शन 40 में क्या होगा, कवर अप किया जाएगा। देखिए आगे आता है चैप्टर नंबर 6 और ये डील करता है सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल के ऊपर, CAC। 2 सेक्शन का है, 41 से 42। देखिए सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल का मतलब क्या है, क्योंकि यहां इस एक्ट में आपने अथॉरिटी बना दी है कौन, स्टेट लेवल पे, तो पूरे देश के लिए सही तरह से रियल एस्टेट सेक्टर को हैंडल किया जाए तो एक काउंसिल, एक कमेटी बनानी जरूरी है। तो इसलिए 41 ये कहता है सेंट्रल गवर्नमेंट इसे बनाएगी और इसका चेयरपर्सन या हेड कह लीजिए वो कौन होगा, जो हाउसिंग मिनिस्टर है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो बाय वर्च्यू ऑफ हिज पोजीशन एक्स ऑफिशियो वो इसका हेड रहेगा। और इसमें देखिए हम रिप्रेजेंटेटिव जो लेंगे वो 30
टोटल 30 हो सकते हैं, एक तो चेयरपर्सन हो गया, देन 19 लोग यहां बनेंगे। कहां से? ये 6 तो हमने अलग अलग मिनिस्टर उठाए, एक फाइनेंस से उठाया, एक इंडस्ट्री कॉमर्स, तीसरा अर्बन डेवलपमेंट, चौथा कंज्यूमर अफेयर्स, पांचवा एमसीए, छठा लॉ एंड जस्टिस। देन सरकार के नीति आयोग, प्लानिंग कमीशन जिसे हम कहते हैं, या नेशनल हाउसिंग बैंक, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, एक एक वहां से। स्टेट गवर्नमेंट से भी 5 व्यक्ति हम लेंगे और ये रोटेशन वाइज बदलते रहेंगे, और 5 लोग ही हम स्टेट लेवल पे जो रेरा अथॉरिटीज हैं वहां से लेंगे, जो बदलते रहेंगे। इसके अलावा भी सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे अपने किसी विभाग से ले सकती है। इसके अलावा आम जनता से भी मैक्सिमम 10 लोग उठाए जाएंगे, जो कि इंडस्ट्री से आएंगे, कंज्यूमर होंगे, एजेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, इवन कंस्ट्रक्शन लेबरर के भी होंगे, एनजीओ जो काम करती हैं, रिसर्च बॉडीज, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव। टोटल मिला के हम 10 से ज्यादा नहीं लेंगे। इस तरह से काउंसिल बनाई जाएगी। अब काउंसिल के फंक्शंस क्या है? स्वाभाविक है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को अपनी एडवाइस देगी, रिकमेंडेशन देगी कि भाई साहब रियल एस्टेट सेक्टर को कैसे हैंडल किया जाए, कि आप जो पॉलिसी बनाते हैं इन मैटर्स का ध्यान रखें। पॉलिसी बनाने में कंज्यूमर इंटरेस्ट, वही कि किस तरह से सेक्टर की ग्रोथ की जाए, या एनी अदर मैटर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स से अब जो इनकी रिकमेंडेशन है सीएससी की, वो रूल्स बना के उसको एक इफेक्ट रियलिटी में ले आएगा। इसके बाद देखिए, जैसे हमने अथॉरिटीज के ऊपर चैप्टर नंबर 5 देखा, 7 है अथॉरिटी के ऊपर आता है एपलेट ट्राइब्यूनल, सेक्शन 43 से 58। काफी कुछ ओवरलैपिंग है, मींस सेम से बहुत सारे सेक्शन है। जैसे सेम 43 में ये भी स्टैब्लिश किया जाएगा एपलेट ट्राइब्यूनल, एक्ट आने के 1 साल के भीतर 2 या 2 से ज्यादा स्टेट मिलकर एक सिंगल भी देखिए आप बना सकते हैं, और इस ट्राइब्यूनल की बेंचेस अलग अलग जगह पे आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके अंदर कम से कम 1 होगा जुडिशियल मेंबर और 1 होगा एडमिनिस्ट्रेटिव या टेक्निकल मेंबर। एपलेट ट्राइब्यूनल बनाया गया किसके लिए? कि अगर रेरा अथॉरिटी का ऑर्डर आपको नहीं पसंद आता है तो एग्रीव्ड पर्सन देखिए यहाँ पे आके कंप्लेंट कर सकते हैं, और कंप्लेंट जब आपने करनी है, ऑब्वियसली अथॉरिटी के ऑर्डर के अगेंस्ट कर रहे हैं, लेकिन एक कंडीशन डाली गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर प्रमोटर साहब अपील कर रहे हैं और वो, तो उनको जमा करवाने पड़ेंगे ट्राइब्यूनल के पास कम से कम 30% पैसा, जो पेनल्टी उनके ऊपर लगाई गई। ये हायर सम भी हो सकता है, या फिर टोटल अमाउंट जो आपने अलॉटी को वापस करना है, जैसे उसका रिफंड, उसका इंटरेस्ट, उसका कॉम्पनसेशन वगैरह, वो मिला के। तो एक तरह से 3 लिमिट्स हैं, आप ये जमा करवाओ। और प्रमोटर ये नहीं कह सकता भाई मेरे अकेले के खिलाफ ये कंडीशन आप लगा रहे हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि सेम वही केस न्यूटेक वर्सेस यूपी में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन नहीं है। 44 कहता है जब आप ये अपील करेंगे तो उसका समय है, अथॉरिटी का जैसे ही ऑर्डर मिला उसके 60 दिन में आप अपील करेंगे। एक्सटेंशन ट्राइब्यूनल दे सकता है अगर उन्हें ठीक लगता है, और जो ऑर्डर आएगा ट्राइब्यूनल का, यही हर एक्ट में बोलता हूं मैं, सीएमसी, कंफर्म, मॉडिफाई या कैंसिल हो सकता है। इंटरिम ऑर्डर भी दे सकते हैं। ऑर्डर की कॉपीज सभी पार्टीज इंक्लूडिंग अथॉरिटी को भी दी जाएगी, और ये ऑर्डर दिया जाएगा, फटाफट कोशिश की जाएगी और ज्यादा से ज्यादा 60 दिन में ये ऑर्डर दिया जाए, वरना रीजन से रिकॉर्ड करने पड़ेंगे ट्राइब्यूनल को राइटिंग में। इससे रिलेटेड, अपना डिसीजन देने से रिलेटेड वो कोई भी इंफॉर्मेशन या रिकॉर्ड्स मंगवा सकते हैं, ताकि लीगैलिटी, प्रॉपर्टी और करेक्टनेस को वो देख सकें। ट्राइब्यूनल के कॉम्पोजिशन में देखिए, एक चेयरपर्सन रहेगा जैसे अथॉरिटी में था, कम से कम 2 मेंबर रहेंगे होल टाइम, जिनमें से एक होगा जुडिशियल या टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर। 46 कहता है चेयरपर्सन के क्वालिफिकेशन ये है, हाई कोर्ट का जज है या था। और जुडिशियल मेंबर में देखिए 3 ऑप्शन है, या तो किसी भी जुडिशियल ऑफिस में 15 साल रहे हो, या इंडियन लीगल सर्विसेज के मेंबर रहे हो और इसलिए एंड एडिशनल सेक्रेटरी की पोस्ट पे भी रहे हो, या 20 साल का एडवोकेट का आपका तजुर्बा हो। टेक्निकल एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर में 2 बातें हैं, 20 साल का तजुर्बा, वही जो हमने अथॉरिटी में पढ़ा था सेम, या आप एडिशनल सेक्रेटरी लेवल पोजीशन पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आपने काम किया हो। एंड आपको अपॉइंट कैसे करेंगे? चेयरपर्सन साहब को अपॉइंट किया जाएगा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या उनके नॉमिनी से पूछते हुए। वजह यह है क्योंकि चेयरपर्सन हमने लिया ही कौन? हाई कोर्ट का इज या वॉज जज। और जुडिशियल टेक्निकल मेंबर को अपॉइंट करने के लिए एक सिलेक्शन कमेटी बनेगी, जैसे ये अथॉरिटी में भी हमने देखा था, जिसका हेड होगा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का, और एक सेक्रेटरी हम हाउसिंग एंड लॉ डिपार्टमेंट से लेंगे। इनका टेन्योर 47 में बताया गया है, 5 साल या 67 ईयर्स ऑफ एज चेयरपर्सन है, लेकिन मेंबर के लिए मैक्सिमम 65 साल रहेगी। रीअपॉइंट आप हो नहीं सकते। आपकी सैलरी, टर्म्स एंड कंडीशन, अलाउंसेस सरकार तय करेगी, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप रिजाइन कर सकते हो 3 महीने का नोटिस देते हुए, और आपकी वैकेंसी अगर क्रिएट होती है रेजिग्नेशन या रिमूवल से, वो 3 महीने के अंदर ही फिल कर ली जाएगी।
49 सेक्शन कहता है आपको निकालने के, देखिए ये अथॉरिटी में वही कोड की हमारी IICA वाला ही, लेकिन नो डाउट यहां पे हाई कोर्ट का जो जज है वो एक इंक्वायरी जरूर करेगा आपको निकालने से पहले। जैसे आपकी कुर्सी, आपका टेन्योर यहां समाप्त होता है तो अगेन वही सेम रिस्ट्रेंट है आपके ऊपर। आप एम्प्लॉयमेंट किसी पार्टी के पास नहीं ले सकते अनलेस वो क्या ना हो गवर्नमेंट, ना ही उनको आप एडवाइस करोगे, ना ही उनके बिहाफ पे एक्ट करोगे, ना ही अगर वो कंपनी है डायरेक्टरशिप लोगे या उनका कोई भी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आप डिस्क्लोज करोगे। ट्राइब्यूनल में भी जो ऑफिसर एम्प्लॉय स्टाफ चाहिए वो रखे जा सकते हैं जो चेयरपर्सन के नीचे काम करेंगे, सैलरी अलाउंस वगैरह सरकार तय करेगी। एंड 52 कहता है यहां पे भी अगर ट्राइब्यूनल में कोई वैकेंसी है इससे उनकी कार्रवाई पे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ही उसे फुलफिल करेगा। और एपलेट ट्राइब्यूनल की पावर वही से CPC वाली जो मैं बार बार बोलता हूं वही है, इनकी कार्रवाई जुडिशियल इन नेचर है, फ्री टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर है और इवन एविडेंस एक्ट में जो रूल्स एविडेंस के उसके लिए आप बाउंड नहीं है। 54 में चेयरपर्सन को एक जनरल पावर है ऑफ सुपरिटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंट्रोल की। एंड 55 में जैसे मैंने कहा वैकेंसी कॉन्स्टिट्यूशन कॉम्पोजिशन में कोई अगर डिफेक्ट है तो उससे वैलिडिटी ऑफ डिसीजंस के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 56 बढ़िया है, ट्राइब्यूनल में केस करना है या इवन अथॉरिटी के पास जाना है, देखिए दोनों के लिए है यहाँ पे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप अपेयर कर सकते हैं इन पर्सन या 5 लोगों में से कोई भी अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ले सकते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, CS, लीगल प्रैक्टिशनर जिसे आप वकील कहें, एडवोकेट कहें, प्लीडर कहें या हाईकोर्ट का अटॉर्नी कहें, या आप अपने किसी ऑफिसर को अपने बिहाफ पे भेज सकते हैं। 57 कहता है ये ऑर्डर ट्राइब्यूनल का बिल्कुल वैसे रहेगा जैसे किसी एक सिविल कोर्ट की डिग्री है। डिग्री का मतलब होता है अंतिम निर्णय, और आप इसे उसी तरह से इन्फोर्स भी कर सकते हैं। आप अपना डिसीजन देने के बाद सिविल कोर्ट को ये ट्रांसमिट कर दीजिए ताकि उसको इन्फोर्स करवाया जा सके, एग्जीक्यूट करवाया जा सके एज डिग्री ऑफ सिविल कोर्ट। ट्राइब्यूनल के ऑर्डर के खिलाफ आपको एक रेमेडी हो रहा है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं 60 दिन के भीतर, और एक्सटेंशन भी मिल सकता है। ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ आप इसको कर सकते हैं। हाई कोर्ट कहां होगा? जहां पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाई कोर्ट कहां? जहां पे रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। लेकिन आप हाई कोर्ट में नहीं जा पाएंगे अगर एपीलेट ट्राइब्यूनल का जो डिसीजन आया वो आया विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज। वहां आप एग्री करके थे, अब आप मुकर रहे हो, आप हाई कोर्ट में जा नहीं सकते। देखिए नेक्स्ट चैप्टर नंबर 8 है ऑफेंसेस पेनल्टीज वगैरह के ऊपर, सेक्शन 59 से 72। अब ये इसका मैं इतना रिवीजन या बोलूं कोई मेन इसमें खास बात नहीं है। देखिए 59 से लेकर के अगर 68 सेक्शन तक आप देखेंगे, सबसे बड़ी बात यह है कि जो पेनल्टीज आप देखते हैं वो फाइन मेनली है, और वो फाइन लगाया जाता है जो कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है उसकी वैल्यू के ऊपर। और जो जेल है, जैसे नॉर्मली आप देखिए इंप्रिजनमेंट जहां लगाई गई है 3 साल वाली या 1 साल वाली, ये है जब आप अथॉरिटी या ट्राइब्यूनल का ऑर्डर आप नहीं मानते हैं तो जेल वगैरह है। तो इसके ऊपर मैं डिटेल में सच नहीं जा रहा हूं क्योंकि फास्ट रिवीजन है तो कोई खास बात नहीं है। आपके पास हैंड रिटन ये पेजेस होंगे, बड़े प्यार से देख सकते हो। हम आगे बढ़ते हैं। ये भी हर एक्ट का लगभग सेम सेक्शन रहता है 69। अगर ऑफेंस करता है कंपनी तो लायबल कौन होगा? कंपनी के साथ पर्सन इंचार्ज, या अगर कनाइवेंस है किसकी? MSDO की, मैनेजर, सेक्रेटरी, डायरेक्टर, ऑफिसर। और ये सेक्शन सिर्फ कंपनी के ऊपर नहीं है, बॉडी कॉर्पोरेट, LLP, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, उन सब के ऊपर है, तो उनकी लायबिलिटी ज्वाइंट एंड सेवरल रहेगी। देखिए सेक्शन 70 कहते हैं कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है? केस खत्म करवा के, फाइन दे करके केस पूरी तरह से खत्म करवा देना। तो कंपाउंडिंग कौन से ऑफेंसेस की करोगे? जो पनिशेबल होते हैं विद इम्प्रिजनमेंट। इसमें अब आपको पैसे देके केस खत्म करवाना है तो ज्यादा से ज्यादा पैसा कितना देना पड़ेगा? जिस सेक्शन का आपने डिफॉल्ट किया उसके अंदर जो पेनल्टी है वही आपको मैक्सिमम देनी पड़ेगी। आप कंपाउंडिंग कब करवा सकते हो? केस शुरू होने से पहले भी करवा सकते हो या बाद में भी करवा सकते हो। कौन करेगा? कोर्ट करेगा कंपाउंडिंग। 71 कहता है कि जो कॉम्पनसेशन लगाया जाएगा, जो जैसे प्रमोटर ने देना है कि उसने मिस स्टेटमेंट किया प्रोस्पेक्टस में सेक्शन 12 में, या प्लान नहीं फॉलो किए 14 में, या 18 में जो रिफंड करना था गड़बड़ करी, या अलॉटी ने अपने राइट्स एंड ड्यूटीज का कंप्लायंस नहीं किया, तो वो कॉम्पनसेशन का अमाउंट फिक्स कौन करेगा? तो नेचुरल अथॉरिटी ही करेगी। इसके लिए वो एक या एक से ज्यादा जुडिशियल ऑफिसर अपॉइंट करेगी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज होना चाहिए, है या था। और ये इंक्वायरी करने के बाद अपना ऑर्डर एक्सपेडाइट देंगे, कोशिश करेंगे 60 दिन के भीतर भीतर ये अपना ऑर्डर दें, और इनके पास सिविल कोर्ट वाली वही पावर्स रहेंगी। और जब
ये अपना जो कॉम्पनसेशन का ऑर्डर देंगे, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखेंगे कि आपने कितना का गेन डिसप्रोपोर्शनेट कमाया है या लॉस आप अवॉइड कर पाए जो कि आपका बनता था लॉस होना, या आप रेपिटेटिव या हैबिचुअल ऑफेंडर तो नहीं है, या कुछ और फैक्टर्स जो जरूरी हैं। इसके साथ हम पहुंच गए हमारे चैप्टर नंबर 9 में, फाइनेंस अकाउंट्स ऑडिट एंड रिपोर्ट 73 से 78। देखिए ऑब्वियसली अथॉरिटी चलानी है तो फाइनेंस कहां से आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट इसके लिए ग्रांट्स देगी, 73 कहता है। 74 कहता है स्टेट गवर्नमेंट ग्रांट्स देगी जो अपने पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर में बातचीत करने के बाद, और इसलिए 75 कहता है एक फंड बनाया जाएगा जिसका हम नाम रखेंगे रियल एस्टेट रेगुलेटरी फंड, जिसके अंदर ये ग्रांट से पैसा आएगा, जो फीस आपने चार्ज करी वहां से आएगा, और बैंक में ये पैसा रख के जो इंटरेस्ट वगैरह आया है यूटिलाइज किस लिए किया जाएगा, अरे भैया इतना स्टाफ है, चेयरपर्सन मेंबर है, उनकी तनख्वाह एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा मीट करने में किया जाएगा। पैसे को मैनेज करने के लिए एक कमेटी ही मेंबर्स की बना दी जाएगी। और 76 ये कहता है जो पेनल्टीज वगैरह आपने इंपोज करके पैसा आया वो कहां डाला जाएगा। देखिए अगर वो पैसा किसी यूटी में कलेक्ट हुआ है तो वो जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, और अगर किसी स्टेट में कलेक्ट हुआ है तो वो स्टेट अकाउंट के अंदर जाएगा। और पेनल्टी हमने देखा या तो ट्राइब्यूनल लगाता है या अथॉरिटी लगाती है। इसके बाद आप क्या करेंगे, 77 कहता है अथॉरिटी अपना एक बजट तैयार करेगी और खाते भी मेंटेन करेगी, जैसे सीएजी ने कहा है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने कहा है, वही ऑडिट भी करेगा सीएजी। और सीएजी इस काम के लिए कोई व्यक्ति भी अपॉइंट कर सकता है और उस व्यक्ति को भी राइट्स एंड ड्यूटीज फंक्शंस उसके सीएजी वाले ही माने जाएंगे, जिसलिए वो आपसे कोई भी कागज वगैरह डिमांड कर सकता है, आपको देने पड़ेंगे, वो उससे रिलेटेड इंस्पेक्शन वगैरह भी कर सकता है। और फिर ये रिपोर्ट बना करके दे दी जाएगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को और ये पेश की जाएगी बिफोर बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है, वरना स्टेट में देखिए स्टेट लेजिस्लेचर या यूटी में अगर लेजिस्लेचर हो तो जैसे दिल्ली में। एनुअल रिपोर्ट भी अथॉरिटी 78 कहता बनाएगी, हर साल बनाएगी, और किससे रिलेटेड जो भी इनकी एक्टिविटीज रही है पिछले साल में, अकाउंट से रिलेटेड या जो भी आने वाले साल में ये अपने प्रोग्राम लेके आ रहे हैं, और इसे भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इसके साथ आगे हम अपने आखिरी चैप्टर नंबर 10 मिसलेनियस के अंदर सेक्शन 79 से 92 के अंदर देखिए ये हर एक्ट में लगभग ये सेक्शन सेम होते हैं। जैसे इस एक्ट में क्या बना दी गई है, अथॉरिटी, फिर उसके ऊपर ट्राइब्यूनल, फिर 58 में आप कहां जा सकते हैं, हाई कोर्ट। तो इसलिए 79 कहता है आप नॉर्मल सिविल कोर्ट में ना तो केस कर सकते हैं ना ही वो कोई इंजंक्शन ग्रांट करेगा। 80 कहता है कोग्निजांस ऑफ ऑफेंस की, इस एक्ट में कोई ऑफेंस किया है तो वो संज्ञान रिकॉग्नाइज कोर्ट कैसे करेगा, अगर रिटर्न में कंप्लेंट करी है अथॉरिटी है उसके अफसरों ने, और कोर्ट यहां रहेगी कम से कम मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट या जुडिशियल मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। देन देखिए अथॉरिटी की पावर है वो अपनी कोई भी पावर डेलीगेट कर सकता है आगे किसी ऑफिसर वगैरह को। 81 में 82 में एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की पावर है वो अथॉरिटी को सुपरसीड कर सकता है, मींस टेक ओवर, अगर अथॉरिटी अपना कार्य नहीं कर रही है। हर एक्ट में हमने ये सेम पढ़ा है, ज्यादा से ज्यादा आप 6 महीने के लिए टेक ओवर कर सकते हैं, और उनके अंदर जितने भी चेयरपर्सन मेंबर्स हैं उनकी पोजीशन, उनको कुर्सी वैकेट करनी पड़ेगी, उनको कोई कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा, सारी प्रॉपर्टी कस्टडी कंट्रोल एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास आ जाएगा, फिर वो दोबारा से रिकंस्टिट्यूट करके आपको हैंडओवर करवा देंगे। 83 में अगेन एजी की पावर है डायरेक्शंस देने की, किसको, अथॉरिटी को देने की, और उनसे बुक्स अकाउंट्स रिपोर्ट्स वगैरह मांगने की। और 84 में रूल्स बनाने की पावर भी एजी की है, लेकिन ध्यान दीजिएगा रेगुलेशन बनाने की जो पावर है वो अथॉरिटी की है और रूल बनाने की पावर एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट की होती है। और जो भी रूल बनाए जाएंगे एजी की तरफ से वो लेजिस्लेचर में, मतलब चाहे वो पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, पेश किए जाएंगे। जो भी हमने चेयरपर्सन मेंबर वगैरह ऑफिसर पढ़े, चाहे अथॉरिटी में थे, ट्राइब्यूनल में थे, 87 कहता है ये सारे के सारे क्या है, पब्लिक सर्वेंट है। बढ़िया 2 सेक्शन रहते हैं जो लगभग हमारे पेपर 6D में सेम भी रहे हैं, वो है 88 एंड 89। ये क्या है कि ये एक्ट जो लगेगा इन एडिशन टू अदर लॉज, मतलब अदर लॉज के डेरोगेशन में नहीं लगेगा, दोनों एक्ट इकट्ठे चलेंगे। लेकिन 89 क्या कहते हैं, इस एक्ट का ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा। तो ओवरराइडिंग हो गया तो सुपीरियर हो गया, लेकिन ओवरराइडिंग कब होगा, अगर कोई क्या हो, इनकंसिस्टेंसी हो दूसरे एक्ट के साथ, वरना कोशिश ये करनी है दोनों एक्ट मिलके चलेंगे। लेकिन जहां डिस्प्यूट है किसकी चलेगी, रेरा एक्ट की चलेगी। और ये अफसरों ने कोई भी अगर कार्रवाई एक्शन लिया है इन गुड फेथ तो उनके खिलाफ कोई आप कार्रवाई, सूट, प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते, उनको प्रोटेक्शन है सेक्शन 90 के अंदर। देखिए कोई भी आप न्याय बना बनाते हैं तो उसके अंदर देखिए कुछ डिफिकल्टीज हो जाती हैं पढ़ने में, ये वो तो ऑब्वियसली सरकार उसे हम हर एक्ट में यही पढ़ते हैं रिमूव कर सकती है एक्ट आने के कितने साल के अंदर, 2 साल के अंदर।
और 92 आखिरी सेक्शन कहता है रिपील। रिपील का मतलब है खत्म कर देना कानून को, जैसे कोई था ही नहीं। तो रेरा एक्ट 2016 आने से पहले महाराष्ट्र में ये एक महाराष्ट्र का एक्ट था 2012 का, ऑब्वियसली वो क्या कर दिया जाता है यहाँ पे रिपील। तो इसके साथ ये मेरी तरफ से फर्स्ट रिवीजन समाप्त होती है। होप सो आपको यूटिलिटी मिले। गुड लक, गॉड ब्लेस।